हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अभी हम लोगों ने पीछे जनवरी के 5 अलग-अलग पार्ट्स में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स करी थी। ये उन पांचों पार्ट्स का एक कॉमन वीडियो है जिसमें हम लोग इन 20 गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे। ये वो 20 गवर्नमेंट स्कीम्स है जो जनवरी 2026 के महीने में न्यूज़ में रही हैं। आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स, इन दोनों एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो की सबसे पहली स्कीम से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, स्कीम का हमारा नाम है अटल पेंशन योजना। ये हमारी सबसे पहली स्कीम है। इसके लिए अटल पेंशन योजना की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को और ऑपरेशनलाइज किया गया था 1 जून 2015 से। नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। रेगुलेटरी और नोडल एजेंसी इसके लिए कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। दैट मीन्स ये पीएफआरडीए का प्रोजेक्ट है, या बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है जिसको रेगुलेट करना, जिसके लिए नोडल एजेंसी, जिससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो पीएफआरडीए के थ्रू आएंगी। बट इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू एज पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। बैंक और पोस्ट ऑफिस अटल पेंशन योजना के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। एम और ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली जो पुअर, अंडर प्रिविलेज या वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, एक ऐसा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली पुअर, अंडर प्रिविलेज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, उनके लिए, बाय एड्रेसिंग लॉन्गेविटी रिस्क और एनकरेजिंग वॉलंटरी सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट। मतलब जो उनकी लंबी लाइफ है, लंबी लाइफ के लिए जो रिस्क है, अभी जब तक आप यंग हो, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात करो, जब तक आप 40, 45, 50, 60 साल तक के हो तब तक तो आप यंग हो, आपको काम मिल रहा है। अब 65 साल के हो गए, उस समय तो आपको काम नहीं मिलेगा कहीं पे, तो तब दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए रिटायरमेंट के लिए वॉलंटरी सेविंग्स करने के लिए ऑल्सो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी थ्रू अ गारंटीड मिनिमम पेंशन। ठीक है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी होती है थ्रू अ गारंटीड मिनिमम पेंशन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फैमिली और गवर्नमेंट सपोर्ट इन ओल्ड एज। ठीक है, आप अपना पैसा जोड़ोगे इस स्कीम के अंदर और उसका आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें होगा, आपको रिटायरमेंट के बाद या बेसिकली 60 ईयर्स की एज के बाद एक मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा। फिर आपको अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद में सक्षम रहोगे। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों के लिए ये था जो हमारे इंडियन सिटीजन है 18 से 40 साल की एज के, जो इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है, पहली चीज ये सभी सिटीजन्स के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। एज ग्रुप 18 से 40 साल और उनका सेविंग्स बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, फोकस इसमें जो स्पेशल फोकस था, विद द फोकस ऑन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लो इनकम ग्रुप्स और अंडर प्रिविलेज। ठीक है, फोकस किन पे था? लो इनकम ग्रुप्स पे, अंडर प्रिविलेज पे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पे। 1 अक्टूबर 2022 से इसमें क्या चेंज किया गया, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो इस स्कीम को एलिजिबल करने के लिए, सॉरी, ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। इट वाज ओपन टू पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज। ठीक है, एनपीएस सब्सक्राइबर्स और अदर मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब वो एनपीएस वालों के लिए या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशंस थी वो सेपरेट है, बट वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स इसके अंदर क्या है? सबसे पहली चीज, जो गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, मतलब 1000 के मल्टीपल में अप टू 5000 मिनिमम पेंशन आपको हर महीने मिलेगी, स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूशन करोगे आपसे मतलब है। अगर आपने ये स्कीम ली है, आप इसके सब्सक्राइबर हो, so whether you are contributing 1000 rupees, 2000, 3000, 4000 or 5000 on monthly basis, sorry, whether you are subscribing for this much amount of pension at your retirement, then what will be your contribution? It depends on the amount you have selected. जो contribution होगा, it will be auto debited from your savings or post office account. अब इसको जो डेबिट करने की फ्रीक्वेंसी है, that would be monthly, quarterly और half yearly basis. कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 42 से लेके 1454 रुपए पर मंथ होगा, बेस्ड ऑन द एज एट एंट्री। आप किस एज पे ले रहे हो, एज ग्रुप कितना है हमारा, 18 से 40 साल। आप 18 की एज पे ले रहे हो तो आपको मिनिमम वाला कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 40 की एज पे ले रहे हो मैक्सिमम वाला कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, प्लस
जो आपका पेंशन अमाउंट चूज करा है, 1000 रुपये महीना चाहिए या 5000 रुपये महीना चाहिए। अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जाना है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उसके पेमेंट में डिले हो रहा है। डिले कब होगा? जब आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस जहां से भी ऑटो डेबिट हो रहा है, जब वहां पैसा नहीं होगा। अगर डिले हुआ तो पर 100 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको 1 से 10 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, कि कितना अमाउंट है, कितना आपका मंथली पेंशन का प्लान है और कितना आपको जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो। ठीक है, ये तो था कि आप लोगों ने पेंशन का प्लान ले लिया, कितने पेंशन आपको चाहिए मंथली बेसिस पे, कितना उसका कंट्रीब्यूशन करना है, और अगर कंट्रीब्यूशन में डिले होता है तो उस केस में क्या। अब आप 60 साल के हो गए तो आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। वॉट इन केस अगर आप 60 साल से पहले आपकी डेथ हो गई, अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है उस केस में क्या होगा? जो स्पाउस होगा ना, स्पाउस कैन कंटिन्यू और एग्जिट। स्पाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पेंशन स्कीम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60, या फिर जितना भी इसका कॉर्पस जुड़ा है, जितने पैसे जुड़े हैं मंथली कंट्रीब्यूशन से, उस पैसे को एक लमसम अमाउंट की तरह वापस लेना है। बट अगर दोनों की डेथ हो जाती है, स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, उस केस में जो नॉमिनी होगा ना, नॉमिनी को वो कॉर्पस मिल जाएगा, क्योंकि नॉमिनी तो पेंशन के लिए रजिस्टर नहीं हो रहा है। हो सकता है नॉमिनी एलिजिबल ही ना हो पेंशन के लिए, तो नॉमिनी को जुड़ा हुआ कॉर्पस दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर यही डेथ 60 साल के बाद होती है, ये तो था कंडीशन अगर 60 साल से पहले डेथ हो गई, अगर यहीं पे सब्सक्राइबर की डेथ 60 साल के बाद होती है, उस केस में स्पाउस को पेंशन मिलेगी, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई तब नॉमिनी को कॉर्पस मिल जाएगा। ये कंडीशनल है, यहाँ पे सवाल बनता है, 2-3 स्टेटमेंट्स दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है, जैसे हमने पीछे फाइनेंस में भी कुछ जगह करा है। प्री मैच्योर एग्जिट होगा 60 साल से पहले, ठीक है, बट ये कब होगा? अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे टर्मिनल इलनेस। अगर टर्मिनल इलनेस है, उस केस में क्या होगा? जो कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन पे जो भी मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया होगा, वो इंटरेस्ट के साथ में आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक, ये है प्री मैच्योर एग्जिट की कंडीशन। अच्छा, पहले क्या होता था, जो एलिजिबल सब्सक्राइबर्स थे ना, उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी मिलता था, बट अब सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से इसमें साथ में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है। अब सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती है इसमें। दूसरा, इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया है फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, सब्सक्राइबर्स के बाद पीरियोडिक एसएमएस या ईमेल अलर्ट्स आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं। मेरे अटल पेंशन योजना का जब भी डिडक्शन होता है, मेरे पास उसका एसएमएस भी आएगा, उसका ईमेल भी आएगा। कहाँ से आएगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिनके साथ भी लिंक कर रहा है। जैसे हर बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अटल पेंशन योजना दे रहा है। हर बैंक से मतलब है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनकी वेबसाइट्स पे मैंने एक्सेस करा है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 80 CC-D ऑफ 1 में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट इस स्कीम की कुछ कुछ थी, क्योंकि न्यूज़ में आई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों आई है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। जनवरी 19 की पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी, उस मतलब सॉरी, पीआईबी की प्रेस रिलीज में जनवरी 19 का डेटा आया था, जिसमें बताया था 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं। 21 जनवरी का डेटा आया था, उसके अंदर बोला था कि गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यू कर दिया है। दैट मीन्स 31 मार्च 2031 तक ये स्कीम, सॉरी, 2031 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, स्टेट लेवल आउटरीच प्रोग्राम हुआ था पणजी गोवा में। कब हुआ था? 23 जनवरी 2026 को, और पीएफआरडीए ने ऑर्गेनाइज कराया था। पीएफआरडीए ने एसएलबीसी होती है, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, एसएलबीसी गोवा के साथ मिलकर एक स्टेट लेवल आउटरीच प्रोग्राम बनाया था, ठीक, करवाया था। क्यों? टू प्रमोट एनरोलमेंट एंड एम फॉर कंप्लीट सैचुरेशन इन द स्टेट, कि स्टेट में सबको पीएफआरडीए के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन मिल जाए अटल पेंशन योजना में, एनरोलमेंट प्रमोट करने के लिए। 1 फरवरी 2026 की अपडेट आई थी, जिसके अंदर बताया था, पीएफआरडी ने ये अपडेट दी थी कि जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम, याद करिए हमने एयूएम का कहाँ पढ़ा था? हमने म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो में एयूएम के बारे में पढ़ा था। जो एयूएम है इसका, वो है 53,145 करोड़। 1 फरवरी 2026 की अपडेट आई थी, जिसमें बताया था पीएफआरडीए ने कि टोटल एयूएम अटल पेंशन योजना के 53,145 करोड़ है। इसके अलावा जनवरी में मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए थे, जिसमें थे इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम। ठीक है, जब एनपीएस के साथ इसे कंबाइन कर देते हैं, तो अटल पेंशन योजना ना एनपीएस के साथ मिलकर 16.53 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। एनपीएस और एपीवाई मिलके
16,53,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। 9.28 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ जनवरी 2026। ये वो इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। ये जो 9.28 बोला है, ये हम लोगों ने दोनों का मिलाकर बोला है, एनपीएस और एपीवाई मिलाकर, ठीक। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीएफआरडी से या मिनिस्ट्री से जो अपडेट आती है वो दोनों स्कीम्स की कलेक्टिव वे में आती है। तो ये आई थी अपडेट्स, ठीक। आगे चलते हैं अगली स्कीम की तरफ। सेकंड स्कीम आई थी कंपोजिट सैलरी पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कंपोजिट सैलरी पैकेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये एक न्यूज आई थी, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है 14 जनवरी 2026 को। 14 जनवरी 2026 को ये लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, और नोडल एजेंसी होगी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि डीएफएस के सेक्रेटरी का नाम क्या है। हमने किसी करंट अफेयर के क्वेश्चन में पढ़ा था इनका नाम। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डीएफएस के सेक्रेटरी का क्या नाम है। एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, सॉरी एम्प्लॉयज, इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहेंस फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, मतलब आपके बैंक या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो कौन लोग होते हैं? जो एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है। बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था कि उनकी फाइनेंशियल वेलबींग और सोशल सिक्योरिटी को एनहेंस करना है। कैसे एनहेंस करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या था, इसके अंदर आप किसी बैंक में जाके अकाउंट खोलेंगे जो बैंक इनके साथ लिंक है, उसमें आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड बेनिफिट्स एक साथ मिल जाएंगे सिंगल सैलरी अकाउंट फ्रेमवर्क में, ठीक है। इसमें मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन होगा, कंसेशनल लोन्स होंगे, डिजिटल कन्वीनियंसेस होंगी। ये था किन के लिए? जो हमारे ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ग्रुप ए बी सी करके कैडर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये था, वेदर दे आर परमानेंट, रेगुलर और कंफर्म एम्प्लॉयज, ठीक है। कंडीशन ये थी, परमानेंट हो, रेगुलर हो, कंफर्म एम्प्लॉयज हो इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड सब ऑर्डिनेट अटैच ऑफिस। पैकेज जो था, है ना, द पैकेज इज डिजाइन फॉर ब्रॉड कवरेज एंड इज एक्सेसिबल थ्रू एनी पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां पर भी सैलरी क्रेडिट होती है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ये उन्हीं के थ्रू आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। की फीचर्स की बात करें अगर इसके अंदर, इसके फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहले बैंकिंग फैसिलिटी इसमें मिल रही है, इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है, कार्ड बेनिफिट मिल रहा है और कुछ अदर फीचर्स मिल रहे हैं। बैंकिंग फैसिलिटी में क्या था? जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट मिल रहा था, फ्री और अनलिमिटेड आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन्स थी। मतलब जो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस या यूपीआई, ठीक है, इनमें जो अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन था, स्पेशली आईएमपीएस और यूपीआई में, वो रेस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। फ्री और अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि इसमें कितना भी अमाउंट ट्रांसफर करते रहो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। फिर इसमें फ्री चेकबुक्स और डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स था लोन पर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज थी, फ्री रेमिटेंसेज और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज थी, ठीक है। ये था हमारा इस प्रोग्राम के अंदर। इंश्योरेंस बेनिफिट के अंदर क्या था कि जो पर्सनल एक्सीडेंट है, पर्सनल एक्सीडेंट का कवर था 1.5 करोड़ रुपए तक का, एयर एक्सीडेंट का कवर था 2 करोड़ रुपए तक का, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें, एनहेंस्ड हेल्थ और मेडिकल टॉपअप्स होते हैं। कार्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें रुपए, प्लेटिनम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे थे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा था उसमें, फिर बाकी जो क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स होते हैं वो सब होते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर्स में 250 रुपये पर मंथ था। अदर फीचर्स की बात करें तो सिंगल विंडो सॉल्यूशन होता विद सीमलेस इंटीग्रेशन। क्या था? सिंगल विंडो सॉल्यूशन विद सीमलेस इंटीग्रेशन। कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं थे, हर कैडर के लिए इसमें एनहेंस फैसिलिटीज थी, ठीक है। बाकी आप डीएफएस की वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल एक बार देख सकते हैं अगर कुछ आप लोग देखना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया है 14 जनवरी 2026 को, श्री एम नागाराजू जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो अगर आपने पीछे कमेंट बॉक्स में देख के मुझे आंसर नहीं करा, आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो सेक्रेटरी हैं डीएफएस के उनका नाम है श्री एम नागाराजू, ठीक। इनिशिएटिव वाज डेवलप्ड एंड कंसोलिडेशन विद पीएसबी टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस। यूनिफॉर्मिटी और कन्वीनियंस के लिए था, ठीक है। सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ इसको डिस्कस किया गया है। और जो एम्प्लॉयज थे दे आर एनकरेज टू अपग्रेड और माइग्रेट देयर एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट टू दिस, ठीक है।
अब बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल फीचर्स अभी इसके अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए वही मैंने इसके अंदर लिखा है कि कोई ऐसा डिटेल फीचर्स नहीं है, जितना था वो मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बता दिया है। अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है ये वही है। सितंबर 23 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रांची में, रांची झारखंड में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। नोडल एजेंसी थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नोडल एजेंसी इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना था इसका? स्टेट हेल्थ एजेंसीज के साथ होना था या उनके थ्रू होना था। ठीक, एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करनी है। कैसे अचीव करेंगे? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि कुछ अचानक से खर्चा आ जाता है मेडिकल का या हेल्थ इश्यूज का, कि जो भी आपके रिसोर्सेज है वो कम पड़ने लगते हैं, तो आपका लिविंग स्टाइल बिगड़ने लगता है। तो इसका एम यही था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जाए और जो भी कोई कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। वही इसका एम ऑब्जेक्टिव था। ensuring access to quality secondary and tertiary care. Scheme aims to cover economically weaker section, reduces out of pocket expensive, improve health outcomes and make quality healthcare affordable. ठीक है, क्या हुआ इसका? स्कीम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये थी मेनली, और इसका क्या काम था? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना और हेल्थ केयर को और क्वालिटी बेटर करना उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स की बात करें तो उसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का ट्रीटमेंट फैसिलिटी दी गई थी, एक तरह का इंश्योरेंस दिया गया था, बट ये सेकेंडरी और टर्टरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का है। अब फैमिली में कितने लोग हैं, कितने नंबर हैं फैमिली मेंबर्स के, वो मैटर नहीं करता, 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलता है। ठीक, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट की बात करें, है ना, कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट ये कुछ एम्पेनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 1400 लेके 1900 तक मेडिकल प्रोसीजर्स पैकेजेस इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड हैं। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन किस पे था? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन किया गया था। ठीक, आगे क्या है? डेटा या स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इंश्योरेंस ऑफ आयुष्मान कार्ड। ठीक है, ये सब इसके बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में थे, और रिन्यूअल कराने पर बेनिफिशियरीज को कोई भी फीस नहीं देनी थी। फिर इसमें एंटी फ्रॉड मेजर्स लिए गए, आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया क्लेम और इंटीग्रेशन के, है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलकर। और क्या था? जो इसकी कवरेज थी ना उसे बढ़ा के 70 साल तक के लोगों के लिए कर दिया था, 70 साल प्लस के लिए। फीचर्स इसमें थे जैसे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, एआई इनोवेशन, हेल्थ बेनिफिट पैकेज, इस तरह के फीचर्स हुआ करते थे स्कीम में। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट आता है इसका टारगेट ऑडियंस का। इसमें टारगेट ऑडियंस कौन कौन थी? तो जो हमारे पुअर या वल्नरेबल लोग थे वो थे। ठीक है, उन्हें पुअर और वल्नरेबल जिन्हें एसईसीसी जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, ये होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, एसईसीसी 2011 के आधार पर जो पुअर या वल्नरेबल सोसाइटीज थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ फैमिलीज थी। ठीक है, 12 करोड़ फैमिलीज मतलब रफली 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। उसके अलावा जो हमारे रूरल और अर्बन डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स थे, कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज थी, और सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद से जो भी सीनियर सिटीजन 70 साल या उससे ज़्यादा के हैं वो। ठीक, फिर इसमें ये बताया गया कि एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या है? कॉस्ट शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और इसमें हेल्थ कवरेज दिया जाएगा 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का। ठीक, इसके अंदर क्या था? ओवरऑल आउटले था इसका 64,180 करोड़ का। ओवरऑल आउटले 64,180 करोड़ का 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। यूनियन बजट 2025-26 के अंदर क्या बोला गया है? 9,406 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। 9,406 करोड़, ये हाईएस्ट एलोकेशन है सिंस लॉन्च। क्लियर, अगली स्कीम पर चलते हैं। सॉरी, अभी इसी के अपडेट देखते हैं। इसकी अपडेट में क्या हुआ है, न्यूज़ में क्या आया है? प्रधानमंत्री योजना के अंदर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक 2 दिन का चिंतन शिविर किया गया, एक नेशनल रिव्यू लगाया गया। ठीक है, चिंतन शिविर कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था।
एमओयू साइन हुए थे डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो कि मीटी का होता है, ठीक है, ताकि मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज मिले। ओके। फिर था कि आईआईएससी बेंगलुरु के साथ एआई इनोवेशन के लिए एक एमओयू साइन हुआ। एनएबीएच क्यूसीआई के साथ एमओयू साइन हुआ फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड हॉस्पिटल इंटीग्रेशन के लिए। आगे चलते हैं, अब अगली स्कीम देखते हैं क्या है। फोर्थ स्कीम थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम। ठीक, ये सितंबर 27 2021 को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने इसको लॉन्च किया गया था। और इनिशियली इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की तरह पायलट किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और जो उसकी बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वो इसकी नोडल एजेंसी है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो स्टेट हेल्थ एजेंसीज हैं उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ में काफ़ी सारे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे जिनके थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़ की सर्विस डिलीवरी की जाएगी। एम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम था टू क्रिएट सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में। एक ऐसा सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना जो कि एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा। मिशन का फोकस था ऑन बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाने थे ईएचआर, हेल्थ केयर की कॉस्ट कम करनी थी, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी, और सिटीजन्स को उनके हेल्थ डेटा के ऊपर कंट्रोल देना। ये एम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, एबीडीएम के अंदर। इसके अंदर इट एम्स टू ब्रिज साइलोज इन हेल्थ केयर सिस्टम, promote digitization and facilitate better health outcomes by connecting patient, provider and other stakeholders. Okay, की फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या था, इसके अंदर एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है, ABHA आभा बनता है, ठीक है। एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनती सभी तो सभी सिटीजन्स की। इसमें उनके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो सेव किए जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनती HFR, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनती एक स्टैंडर्डाइज रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में। एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बनता है UHI, और बाकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे फॉर इंटरऑपरेबिलिटी यूजिंग ओपन प्रोटोकॉल्स एंड कॉमन हेल्थ डेटा स्टैंडर्ड्स। कंसर्न मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रखा जाता है, सिटीजन कंट्रोल डेटा शेयरिंग होती कि आपका हेल्थ रिलेटेड डेटा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो सिटीजन के कंट्रोल में होगा। इसके अंदर इंटीग्रेशन था विद आयुष्मान ऐप फॉर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन एंड सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सपोर्ट था, इसके अंदर लैब रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, डिजिटल क्लेम, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है आपके पास। मल्टीलिंगुअल और एआई पावर्ड फीचर्स थे, जैसे भाषिनी के साथ इसको भी इंटीग्रेट किया गया था। पीछे भी हमने स्कीम के अंदर पढ़ा था ना, तो वो भाषिनी के साथ यहाँ भी इंटीग्रेशन हुआ है। फिर फेडरेटेड आर्किटेक्चर था ताकि आपकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी भी बनी रहे। और इसमें डिजिटल इनोवेशन, टेलीमेडिसिन, इकोसिस्टम वाइड पार्टिसिपेशन, इस तरह का प्रमोशन था इन सब चीज़ों का। ये इसके की फीचर्स थे। ऑडियंस की बात करें तो ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए था, इंक्लूडिंग पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डिजिटल हेल्थ इनोवेटर्स। It target the entire population for ABHA creation and digital health access. It target the entire population for ABHA creation। हमने बोला है कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ का आपका आईडी कार्ड बनता है, आभा कार्ड बनता है, उसमें पूरी पॉपुलेशन को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि सबका वो चीज़ बननी चाहिए। और स्पेशल एम्फेसिस किस पे था, जो अंडर सर्व और रूरल एरियाज थे, वल्नरेबल ग्रुप्स थे, उन लोगों पर इसका स्पेशल एम्फेसिस था। बजटरी इसकी एलोकेशन की अगर बात करें तो इनिशियली इसका 1600 करोड़ रुपए का इसका 5 साल का आउटले हुआ था, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। दो 23-24 के अंदर हमने क्या देखा कि 341.02 करोड़ रुपीस का इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था। और 25-26 की बात करें तो ये 324.26 करोड़, 25-26 में 324.26 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यूनियन बजट 2026-27 के अंदर क्या किया, ये देखा गया कि इसके अंदर 350 करोड़ रुपए का एनहेंसमेंट किया गया है। क्लियर, टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी, टेलीमेडिसिन एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये हम लोगों ने इसमें देखा। लेटेस्ट अपडेट्स क्या थे, वही जो हमने पीछे देखा था कि JAY और ABDM के लिए 2 दिन का चिंतन शिविर लगाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि IT अपग्रेड्स, पैकेज रैशनलाइजेशन, एंटी फ्रॉड मेजर्स के लिए था। फिर डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ भी इसका MOU साइन हुआ था ताकि AI पावर लैंग्वेज सपोर्ट एक्सेस मिल पाए। AI पावर लैंग्वेज सपोर्ट एक्सेस मिल पाए। क्या था ये,
जो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन किसके अंदर है, मीटी के अंडर है। फिर एडिशनल एमओयू साइन हुए थे आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में एआई इनोवेशंस के लिए, एनएबीएच क्यूसीआई के साथ में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए। फिर एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज देने की बात की थी, हेल्थ बेनिफिट पैकेज मैनुअल पार्ट 2 और बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम। तो जब ये एमओयू जहाँ पर हो रहे थे वहाँ पर बात की गई थी कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज मैनुअल दिया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम दिया जाएगा। ये देखा गया था कि जनवरी 2026 का एक डेटा आया था इसमें कि 8.79 करोड़ एबीएचए कार्ड्स बन गए हैं। 8.79 करोड़ एबीएचए कार्ड्स बनाए गए हैं अब तक टोटल इसमें। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। 5th नंबर पे हमारी स्कीम आती है जिसका नाम है जन शिक्षण संस्था जेएसएस स्कीम। इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1967 में लॉन्च की गई थी, तो देखिए कितनी पुरानी स्कीम है। और इसे लॉन्च किया गया था एज श्रमिक विद्यापीठ एसवीपी के नाम से। बाद में 2000 साल में इसको जब ये 2000 आया था, इसका नाम जन शिक्षण संस्था हुआ था। फिर इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर साल 2018 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर बना दिया गया। नोडल मिनिस्ट्री बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। नोडल एजेंसी बात करें तो नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्था अंडर एमएसडीई। ये इसकी नोडल या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट एनजीओज होते हैं उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, सोसाइटीज होती हैं। एम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम था कि नॉन फॉर्मल वोकेशनल स्किल देनी है एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरीज। नॉन फॉर्मल वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग देनी है एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरी, स्पेसिफिकली अंडर सर्व्ड रूरल और अर्बन एरियाज में। क्यों देना है? ताकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस किया जा सके, हाउस होल्ड इनकम एनहेंस की जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। जो स्कीम थी, स्कीम का फोकस था ऑन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू एक्सेसिबल लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड स्किलिंग, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लर्निंग एंड लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब स्कीम का फोकस था जो हमारे पास मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज ग्रुप थे ना, उनको एक कम्युनिटी बेस्ड स्किलिंग देना, लो कॉस्ट स्किलिंग देना, जो लर्निंग और लोकल जो मतलब हमारे पास एक एक तो हो गया कि आप कुछ सीख रहे हो और दूसरा है कि उस सीखने से आपने कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाई। उसके बीच का जो गैप था वो यहाँ से कम करना था कि आपको ऐसी चीजें सिखाई जाएं कि जिससे आप छोटा मोटा कोई काम शुरू कर पाओ। क्योंकि स्पेशली जो हमारा फोकस था वो मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज ग्रुप थे कि आपको छोटा सा भी अगर काम सिखाया जाएगा तो आपका जो रोजमर्रा का जीवन है वो उसमें चल पाएगा। की फीचर्स की बात करें तो इसमें नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग डिलीवर की गई है थ्रू 294 जन सेवा संस्थान। ठीक है, और 26 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज में टोटल 294 जेएसएस हैं। 51 जो थे 51 एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्सेज हैं इसमें। 51 एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। और अब इसमें एआई और डिजिटल स्किल्स भी आने लग गया है। फीस इसकी बहुत कम है, अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ होती थी, जिसमें भी एससी और एसटी के लिए फुल एग्जामेशन था, दिव्यांगजन और बीपीएल फैमिलीज के लिए फुल एग्जामेशन था, या फिर अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। जो ट्रेनिंग थी लार्जली डोर स्टेप होती थी वाया देयर सब सेंटर्स, और जो एम्फेसिस होता था वो इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, ट्राइबल रीजन्स पे, या फिर एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरियाज पे, बॉर्डर रिमोट लोकेशंस पर होता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे एसआईडीएच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एसआईडीएच का क्या नाम है? स्किल इंडिया डिजिटल हब। वहाँ पे इस मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाए और यूनिफाइड रिकॉर्ड्स बन पाए। इट फोकस्ड ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रेनर्स एंड स्टाफ, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रेडिट लिंकेजेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब इसके फीचर्स है, इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए ताकि अगर आपके पास कोई एक एनोनिमस पैराग्राफ आ जाए, वहां से आप स्कीम को आइडेंटिफाई कर पाओ। वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। और इसमें वन टाइम नॉन रिकरिंग ग्रांट दी जाती थी जेएसएस को, है ना, जो फिर उससे ये लोग प्रोडक्ट एग्जीबिशन कराते थे, एक्सपोजर विजिट्स होती थी, ताकि बेटर वे में कोर्सेज की डिलीवरी और उसका आउटकम हो पाए। अगर इसके टारगेट ऑडियंस को देखा जाए तो इसमें नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट पर्सन आते थे, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते थे वो आते थे। एज ग्रुप इसमें 15 से 45 साल तक के लोगों के लिए था। स्पेशल एम्फेसिस वुमेन्स पे, शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे, माइनॉरिटीज पे, दिव्यांगजन पर होता था। ठीक है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% सेंट्रल फंडिंग होती है, बट स्पेसिफिकली स्कीम के नाम से फंडिंग मेरे को नहीं मिली इनकी वेबसाइट पर। जो भी था, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ओवरऑल बजट होता था
उसी बेस से ही डिपार्टमेंटल लेवल की तरह कुछ पैसा यहाँ पर दिया जाता था। जो पैसा दिया जाता था वो पार्टिसिपेटिंग एनजीओ या जेएसएस को एक ग्रांट्स की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपडेट्स थे, जैसे 100 मॉडर्न जेएसएस लैब्स बनानी है, ट्राइबल स्किलिंग टारगेट बनानी है जिसका 1 लाख ट्राइबल बेनिफिशियरीज का टारगेट है साल 2024 से 29 तक के लिए। साल 2024 से 29 तक 1 लाख ट्राइबल बेनिफिशियरीज का टारगेट था इस स्कीम का। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है कि अभी न्यूज़ में क्यों आई, क्योंकि एक 2 दिन की जोनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है। ठीक है, जोनल जोनल कॉन्फ्रेंस कम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेस रिव्यू वर्कशॉप, ये कहाँ कराई गई है? सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में। इसी के लिए कराई गई है। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में 2 दिन की जोनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है। इस इवेंट के अंदर 152 जेएसएस इन्वॉल्व थे। 11 स्टेट्स से 152 जेएसएस आए थे और 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे। फोकस एरिया क्या था? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का रिव्यू किया गया था कि उसमें क्या क्या काम हुआ है जेएसएस के थ्रू। इसमें जेएसएस को लास्ट माइल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई थी, इंक्लूसिव लाइवलीहुड सेंट्रिक स्किलिंग अलाइन विद विकसित भारत विजन। ठीक है, क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग की अगर बात करी जाए तो ओवर 34 लाख बेनिफिशियरीज हो चुके हैं। दिसंबर 2025 तक टोटल 34 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरीज बनाए गए। इसका स्ट्रॉन्ग वुमेन फोकस रहा है। 28.3 लाख वुमेन्स को ट्रेन करा गया है। क्लियर? बाकी डिटेल्स आप अगर जानना चाहते हैं तो एमएसडीई की वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसके बारे में बाकी कुछ जान सकते हैं। आगे चलते हैं। स्कीम नंबर 6 आती है हमारे पास, पीएम सेतु स्कीम, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ऐसे स्कीम्स की हमें फुल फॉर्म्स भी याद करनी है, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसे कब लॉन्च किया गया है? रिसेंटली लॉन्च किया गया है 4 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में एक इवेंट में इसको लॉन्च किया था। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नोडल एजेंसी क्या है इसकी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर एमएसडीई, यही इसका की इम्प्लीमेंटिंग आर्म है। इसके अलावा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, इंडस्ट्री लेड एसपीवीज के थ्रू, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, इनके थ्रू इनको लॉन्च किया जाता है। ओके, ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्कीम पे बड़े नाम जुड़ गए हैं। को फाइनेंस पार्टली बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जब एडीबी और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट हमारी स्कीम्स को फंड कर रहे हैं तो वो स्कीम हमारे लिए आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एम और ऑब्जेक्टिव की इसकी अगर बात करें तो ये है टू एनहेंस द क्वालिटी, रेलेवेंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग by transforming and upgrading India's industrial training institutes and national skill training institutes into modern industry aligned aspirational institutions। जो हमारे ITIs हैं या NSTIs हैं उन्हें डेवलप करना है, डेवलप एज इन उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें अपग्रेड करना है। जो हमारी आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उन्हें हमें अपग्रेड करना है, ताकि उस तरह की ट्रेनिंग दी जा पाए कि वहाँ पे बच्चा गया, ट्रेनिंग ली और जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच का गैप है वो फुलफिल हो पाए। स्कीम सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री नीड, जो मैंने आपको भी बोला कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, उसके बीच का गैप फुलफिल करना है। प्रमोट इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस, इंट्रोड्यूस डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, स्ट्रेंथन ट्रेनर कैपेसिटी, बिल्ड अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड विजन ऑफ विकसित भारत 2047। मोर ओवर, जब कोई स्कीम अगर हम लोग विकसित भारत 2047 से हमने जोड़ दिया है, जो भी न्यू जो स्कीम इससे जुड़ रही है वो हमारे ग्रेड बी के लिए जरूरी है। It focuses on outcome-based skilling, improved placement support, making ITIs government owned but industry managed। ठीक है, तो स्कीम का बेसिकली क्या एम ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो हमारे एनएसटीआईज हैं या हमारे आईटीआईज हैं उन्हें मॉडर्न उनको मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाना है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेनिंग हो रही है उसके बीच का जो गैप है उस गैप को फुलफिल करना है, उस गैप को ब्रिज करना है। इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस लेकर आनी है, डिमांड ड्रिवन कोर्सेज लेकर आने हैं। अभी तक तो क्या था, कोई भी कोर्स वहाँ चल रहा होता था, बट अब वो काफ़ी सारे कोर्स उसमें ऑब्सोलीट हो गए होंगे। जैसे मान लो टीवी रिपेयर का कोर्स था, अब टीवीज जो टीवीज पहले चलते थे 10 साल पहले, वो वाले टीवीज अब नहीं आते हैं। अब सीआरटी स्क्रीन वाले टीवीज नहीं आते हैं। तो उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है उन सारे कोर्सेज को, और ये होलिस्टिक लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ें ठीक होनी पड़ेंगी इसमें। वही इसके अंदर किया जाएगा और इसे विकसित भारत 2047 के साथ अलाइन किया जाएगा। इसका फोकस होगा आउटकम बेस्ड स्किलिंग का, इम्प्रूव्ड प्लेसमेंट सपोर्ट का, और जो आईटीआईज है वो है तो गवर्नमेंट ओन्ड बट इंडस्ट्री मैनेज बनाने का। इंडस्ट्री मैनेज बनाने से मतलब ये नहीं है कि उसे प्राइवेटाइज कर दिया। इंडस्ट्री मैनेज बनाने से मतलब है कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है कोर्सेज की, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे कराया जाए। इसीलिए इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा इसमें। ठीक है,
की फीचर्स की बात करें तो इसमें एक चीज आएगी हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल के अंदर क्या है, 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, 200 हब आईटीआईज बनाए जाएंगे इसके अंदर विद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब्स, डिजिटल कंटेंट, इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे करके। और 800 स्पोक आईटीआईज बनाए जाएंगे जो इन 200 हब आईटीआई से लिंक होंगे फॉर वाइडर आउटरीच एंड एक्सेस। अब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट वन के अंदर होगा अपग्रेडेशन ऑफ 1000 आईटीआईज। कंपोनेंट टू होगा कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन ऑफ 5 एनएसटीआईज। ठीक है, 5 एनएसटीआई कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना। ये आपको याद रखना है कि 5 एनएसटीआईज कौन से हैं? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। इन्हें सेक्टर स्पेसिफिक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। एनसीओईज बनाया जाएगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर स्पेसिफिक। एक रफली देखो कानपुर में क्या है, कानपुर का लेदर इंडस्ट्री बहुत फेमस है, तो एक सेक्टर के लिए हो गया। लुधियाना का क्या है, लुधियाना का टेक्सटाइल और वूलन बहुत फेमस है, एक सेक्टर ये हो गया। इस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक किया जाएगा। इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस होगी वाया स्पेशल पर्पस व्हीकल्स और एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा न्यू और इमर्जिंग कोर्सेज को, जैसे एआई आएगा, रोबोटिक्स आएगा, ईवीज के बारे में आएगा, मैकाट्रॉनिक्स आएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आएगी। 10 साल पीछे जाओ तो ये चीजें नहीं होती थी इतना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फोकस ऑन हाई क्वालिटी पेडागोगी। ग्लोबल को फाइनेंसिंग होगी। ठीक है, 50% शेयर आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के थ्रू। ट्राईपार्टेट फंडिंग होगी जिसमें सेंटर का भी शेयर होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होगा और इंडस्ट्रीज का भी शेयर होगा। एम्फेसिस दिया जाएगा प्लेसमेंट सपोर्ट पे, कैरियर गाइडेंस पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिंकेजेस पर और एंटरप्रेन्योर सपोर्ट पर। ये इसके की फीचर्स हैं। ठीक है, आपके पास एग्जाम में कुछ एक इस तरह का पैरा आ सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने ऐसी एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंदर एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से हमको फंडिंग मिल रही है। उसके अंदर हब एंड स्पोक मॉडल होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे, इंडस्ट्री लेड एसपीवीज होंगे। स्कीम का नाम बताओ क्या नाम होगा? आपको इसके फीचर्स में से तीन चार चीजें क्लब करके दे दी एक पैराग्राफ के अंदर। अब आपको स्कीम का नाम करना है। जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब हम लोग इसमें दो तरह से सवाल करना शुरू करेंगे। पहले जैसे मैं कोई एक वीडियो लेकर आया, वीडियो में 5 या 10 अलग अलग पैराग्राफ्स होंगे। उन पैराग्राफ्स का आइडेंटिफिकेशन करना होगा कौन सी स्कीम है। 10 अलग अलग पैराग्राफ ले आया, 4 4 5 5 लाइन के, उससे हमें सिर्फ स्कीम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे में हम लोग ऑलरेडी हमें स्कीम पता होगी, उसके थ्रू एमसीक्यूज करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस आएंगे। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस इसका क्या है? यूथ और ट्रेनीज, एज 14 से 40 साल की होंगी, जो आईटीआई में वोकेशनल या क्राफ्टमैन ट्रेनिंग के लिए इंक्लूड करेंगे, जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट्स भी होंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ भी होंगे, या वो जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सीख रहे हैं। स्किल स्कीम का जो टारगेट है वो ब्रॉड कवरेज होगी रूरल अर्बन एरियाज की। फोकस होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, अंडर सर्व रीजन पे, सेक्टर विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर। ओके, बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टोटल आउटले 5 साल का स्कीम का 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़। सेंटर का शेयर इसमें 30,000 करोड़, स्टेट का शेयर 20,000 करोड़, इंडस्ट्री का शेयर 10,000 करोड़। अब जो 30,000 करोड़ है उसका भी 50% को फाइनेंस हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से। यूनियन बजट 2026-27 के अंदर क्या प्रपोज हुआ है? 6,000 करोड़ का शेयर दिया गया है। एमएसडीई का बजट 9,800 करोड़ है, उसका लार्जेस्ट शेयर 6,000 करोड़ इसके अंदर चला गया है। पर आईटीआई जो फंडिंग आएगी अप टू 81 करोड़ रुपीस फंडिंग होगी हब आईटीआईज के लिए। और जो स्पोक आईटीआईज होंगी वो थोड़ी इससे कम होगी। ठीक है, विद द टाइम इसकी गाइडलाइंस भी आएंगी और डिटेल्स भी आती चली जाएंगी। क्लियर? आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपग्रेड क्या आई है इसकी, क्यों हमारी जनवरी महीने के न्यूज में आई थी? एक इंडस्ट्री वर्कशॉप और कंसल्टेशन हुआ था जनवरी 19 2026 को। कहां पर हुआ था? यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुणे में। एग्जाम में नॉर्मल बैंकिंग कोर्स में ये भी आ सकता है कि यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है? वो है पुणे महाराष्ट्र में। इस इवेंट के अंदर क्या हुआ था? द इवेंट फोकस्ड ऑन मोबिलाइजिंग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, शेपिंग रोल आउट स्ट्रेटेजी, डिस्कशन डिस्कसिंग इंडस्ट्री लेड इम्प्लीमेंटेशन और मॉडर्न पेडागोगी। ठीक है, एमएसडीई के सेक्रेटरी श्रीमती देवाश्री मुखर्जी, श्रीमती देवाश्री मुखर्जी ने यहाँ पे एड्रेस किया था, तो एक तरह से यहाँ के गेस्ट थे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फर्दर एक अपडेट इसके अंदर ये भी आई थी कि ये कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने ऑलरेडी इसमें टेंडर्स फ्लोट कर दिए थे एक तरह से ना, ताकि इंडस्ट्री पार्टनर्स आ पाए और पायलट क्लस्टर कहाँ का यूज हो सके। जैसे आंध्र प्रदेश में 1 हब और 4 स्पोक आईटीआईज बन रहे हैं। क्लियर?
फर्दर इसके अंदर ग्लोबल पार्टनरशिप भी ली जा रही है ये जो एनसीओईज के लिए, जैसे चेन्नई के लिए सिंगापुर के साथ टाई अप किया गया। इस तरह का इसमें डेवलपमेंट हुआ है ओवर द टाइम। ये आप लोगों को डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। आई रिमेंबर दिस स्कीम क्योंकि जब मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा था तब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। मुझे याद है मैंने इस स्कीम के बारे में पढ़ा था। डेट ऑफ लॉन्च था इसका अप्रैल 24 2020 और ये इनिशियली पायलट लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब एक पायलट वे में लॉन्च की गई थी, पूरे नेशन वाइड लॉन्च नहीं हुई थी। एक साल बाद दोबारा से 24 अप्रैल को पूरे नेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया था और ये होता है इस दिन नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे होता है उस दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, पायलट बेसिस पर भी और नेशनल बेसिस पर भी। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एमओपीआर कहते हैं हम लोग शॉर्ट में इसको। ठीक है। जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके साथ कोलेबोरेशन इसमें किया गया है, वो इसका एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो जो कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट इसका सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू होगा। फिर उसके बाद इसमें स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होंगे। एम और ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें तो ये है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन। वर्ड्स पे ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देना है फॉर रूरल इंडिया। ठीक है, तो मेजर सिटीज की बात खत्म हो गई, हम विलेजेस की बात कर रहे हैं। बाय एस्टेब्लिशिंग क्लियर ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन विलेज आबादी, जो इनहेबिटेड एरियाज है विलेज में, ठीक है, विलेज आबादी के जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, तो सारी विलेज प्रॉपर्टीज के लिए सारी रूरल प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। स्कीम एम्स टू एम्पावर रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स विद लीगल रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, उन प्रॉपर्टी कार्ड्स को बोला जाएगा स्वामित्व कार्ड। कंफ्यूजन करने के लिए किस तरह से पूछ सकता है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, सारी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे। enabling them to use property as a financial assets for loan and other benefit। तो जब आपकी प्रॉपर्टी का अगर एक कार्ड बना होगा, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स होंगे कि वो पर्टिकुलर उस लैंड रिकॉर्ड की बात हो रही है जहाँ पे आपका घर बना है कि वो आपके नाम पर है, तो उस पर आप फिर फर्दर लोन ले सकते हो या दूसरे आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एडिशनल ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो दूर करना, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट रूरल प्लानिंग, इंप्रूविंग ग्राम पंचायत रेवेन्यू थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट, creating GIS map for better ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आगे इसके की फीचर्स देखते हैं। की फीचर्स में क्या है? लार्ज स्केल ड्रोन बेस्ड सर्वे और जीआईएस मैपिंग होगी आबादी एरियाज की। ठीक, प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू होंगे, डिजिटल होंगे, फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट होंगे। क्रिएशन ऑफ जीआईएस मैप्स एंड स्पेशल डेटाबेस फॉर विलेज एसेट्स। विलेज एसेट्स क्या होते हैं? रोड्स, पॉन्ड्स, स्कूल, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, ये सब विलेज एसेट्स कहलाते हैं। रिडक्शन इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड इनेबलिंग एक्सेस टू बैंक लोन, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कर सकते हो, एज अ कोलेट्रल रख सकते हो। सपोर्ट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन बाय ग्राम पंचायत, जहां पे भी डिवॉल्व हो गया है वहां पे प्रॉपर्टी टैक्सेस में लिया जा सकता है। कोलैबोरेटिव इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंटर, स्टेट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हमने किसकी बात की थी? सर्वे ऑफ इंडिया की। ठीक है, फेस कवरेजेस होगी अक्रॉस ऑल विलेजेस इन द कंट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिशियरी एक्सेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स है ये उनके लिए है। ठीक है, कौन से? जिनके पास घर है, जो हाउस होल्ड ओनर्स है, जिनके पास घर है वहां पर रूरल एरियाज में, या फिर बात करें तो जो आबादी एरियाज ऑफ विलेजेस होते हैं वहां पर। फोकस ऑन मार्जिनलाइज एंड लो इनकम रूरल हाउस होल्ड। स्कीम ऑल विलेजेस को टारगेट करेगा। अप्रोक्सीमेटली कितने विलेजेस हैं हमारे पास? 6.62 लाख विलेजेस हैं, वो सारी विलेजेस इसमें टारगेट होंगे। कवरिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन आबादी एरियाज। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% इसमें सेंट्रल फंडिंग होगी। यूनियन बजट 2026-27 के अंदर बोला गया है कि 70 करोड़ रुपए स्वामित्व स्कीम के अंदर दिए गए हैं, जिसमें 59.10 करोड़ रेवेन्यू का है और 10.90 करोड़ कैपिटल का है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहा है पिछली बार के एस्टिमेट्स के साथ में, ये इसके लिए एलोकेशन किया गया है। क्लियर? लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें क्योंकि न्यूज में आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का टेब्ल्यू आया था 77 रिपब्लिक डे की परेड पर। ठीक है, कर्तव्य पथ पे ये परेड निकलती है और उस टेब्ल्यू ने स्वामित्व स्कीम को दिखाया था। थीम क्या थी? स्वामित्व स्कीम
आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्धि एवं आत्मनिर्भर भारत। तो अब ये देखिए किस स्टेज पर ये स्कीम न्यूज पर आई है, रिपब्लिक डे परेड पर। इंडिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक होता है रिपब्लिक डे। तो ये हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, चाहे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम हो, आरबीआई या फिर नाबार्ड के असिस्टेंट का एग्जाम हो, इस स्कीम पे सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब फैसिलिटेशन इवेंट हुआ था पंचायत लीडर्स का जनवरी 25 को, ठीक है, इंक्लूडिंग विजिट्स टू प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड व्यूइंग ऑफ स्वामित्व थीम टेबल्यू। फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर बताया गया कि इसके अंदर 3.06 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रिपेयर किए जा चुके हैं अक्रॉस 1.86 लाख विलेजेस, ठीक है। 3.06 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स, 1.86 लाख विलेजेस, नंबर्स याद रखिएगा। ड्रोन सर्वे कंप्लीट हुआ है 3.28 लाख, और टारगेट कितना था, 3.44 लाख का टारगेट था, तो अप्रोक्सीमेटली टारगेट के ही आसपास हम लोग चल रहे हैं। स्कीम में 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑनबोर्ड कर चुके हैं। मेजर प्रोग्रेस कहां पर हुआ है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। यूपी में 1.14 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। आगे एट्थ स्कीम की बात करते हैं। अगर एट्थ स्कीम को हम लोग देखें, इसका नाम है रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आरजीएसए, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। इसे हमने 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक प्लान था आरजीएसए नाम का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था ऑन नेशनल पंचायती राज डे। उसे 2022 में हम लोगों ने फिर से रिवैम्प कर दिया गया, ठीक। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसको एस सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के वे में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स है रूरल डेवलपमेंट के, पंचायती राज के, वो इन्वॉल्व थे, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, और बाकी अदर पार्टनर्स थे। इसमें नोडल डिपार्टमेंट नहीं था कोई अलग से, खास तौर से एज इन की कोई नोडल डिपार्टमेंट नाम से बनाया जाए, नोडल एजेंसी नाम से हो, वो इस केस में नहीं था। एम और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डायरेक्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए था, उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और गवर्नेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बढ़ाना कैसे था, बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव कौन, जो पंचायत के हमारे लोग होते हैं, फंक्शनरीज एंड अदर स्टेट होल्डर्स। द स्कीम्स एम टू इनेबल पीआरआई। पीआरआई क्या होते हैं, पीआरआई होते हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम पीआरआई बोलते हैं। The scheme aims to enable PRI to function effectively as vibrant centers of local self-governance, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वाइब्रेंट सेंटर, एज इन की अच्छे से अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूट होने चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, दिखना चाहिए उनकी फंक्शनिंग में ये चीज आनी चाहिए कि वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, ठीक है। वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द ग्रास रूट लेवल। एसडीजी हम लोग ईएसआई के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ठीक है। लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट ग्रास रूट लेवल थ्रू अ थीमेटिक अप्रोच, promote convergence with other schemes, enhance leadership roles, and support infra like gram panchayat bhavans and digital enablement for efficient, transparent and accountable governance। ये इसके एम और ऑब्जेक्टिव हैं। की फीचर्स देखते हैं स्कीम के। की फीचर्स क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन कैटेगरीज लाइक बेसिक ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग विद इन 6 मंथ्स दी जाएगी, और उसके बाद दोबारा रिफ्रेशर दिया जाएगा विद इन 2 ईयर्स। एज इन की जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन 6 महीने में दी जाएगी, रिफ्रेशर फिर 2 साल में दिया जाएगा। थीमेटिक स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, पंचायत डेवलपमेंट प्लान होगा, 9 थीमेटिक एरियाज पे फोकस होगा, वो 9 के 9 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक होंगे। तो 9 थीमेटिक एरियाज होंगे इस स्कीम के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत भवन बनाए जाएंगे, कंप्यूटर पेरिफेरल्स के लिए बजट किया जाएगा। ई पंचायत मिशन मोड पर होगा, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा, किस लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन ग्रासरूट्स गवर्नेंस। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होंगे, पीआरआईज को रिकॉग्निशन किया जाएगा। इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 है। जब भी फंडिंग पैटर्न इस तरह का होता है ना, तो नॉर्मल स्टेट्स का इसमें 40 होता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए आइदर 100% होगा या फिर 90:10 होगा, और नॉर्थ ईस्ट, हिली और जम्मू कश्मीर के लिए यूजुअली 90:10 की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये 90 कर देते हैं यहाँ पे।
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विद कन्वर्जेस अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स। ये इसके की फीचर्स है हमारी स्कीम के। टारगेट ऑडियंस की बात करें, टारगेट ऑडियंस कौन है? ये देखिए किसके लिए है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ग्राम पंचायत के ना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत, फिर चाहे ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, पंचायत के फंक्शनरीज और बाकी स्टेक होल्डर्स। बाकी स्टेक होल्डर्स में जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये लोग आ जाते हैं। ये सारी स्टेट्स और यूनिटीज को फोकस करेगा, मतलब कवर करेगा, बट स्पेशल फोकस होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे। ठीक। बजटरी एलोकेशन क्या है? जो रिवैम्प्ड आरजीएसए है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टोटल आउटले इसका 2022-23 से 25-26 तक का था 5911 करोड़। 5911 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था 3700 करोड़ और स्टेट्स का शेयर था 2211 करोड़। यूनियन बजट 2026-7 की बात करें तो 1142.31 करोड़ रुपीस इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये इसका रेवेन्यू में गया है और ये इसका कैपिटल में गया है 0.88 करोड़। और इसके अंदर धरती आबा जजंतिया ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इंक्लूडेड है। धरती आबा जजंतिया ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। किसी और वीडियो में देखेंगे कि ये क्या होता है, डच गुआ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे हम लोग। अर्लियर ट्रेंड्स की बात करें तो पीछे इसके अंदर देखा गया है कि 13,848 ग्राम पंचायत भवन और 65,345 कंप्यूटर्स इतना ऑलरेडी इसमें ट्रेनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव किया जा चुका है। जो फंडिंग सपोर्ट्स होते हैं, जो ये फंडिंग जा रही है, फंडिंग किन किन चीज़ों के लिए जा रही है? ट्रेनिंग के लिए, एक्सपोजर विजिट्स के लिए, मॉड्यूल डेवलपमेंट के लिए, या लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लीमेंटेशन के लिए। जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो स्टेट्स के साथ में ही रहेगी। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट इसकी क्या आई है? इसकी अपडेट ये आई थी कि आरजीएसए के अंदर जनवरी 31 2026 तक दिखाया गया कि 31,114 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया जा चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। 31,114 पार्टिसिपेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्रेन किए जा चुके हैं। ओवरऑल बात की जाए तो 13,02,296 पार्टिसिपेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं और हाईएस्ट उसमें आसाम में है 8,36,072। ठीक है। ये जो है ये रिवैम्प्ड स्कीम का पार्ट है और ये क्यूमुलेटिव जब से स्कीम चल रही है तब से नेशन वाइड प्रोग्रेस इसमें हुई है। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एज इन चल रहा है ये, और इसका जो पीरियड है ये अभी एज ऑन डेट जो हमारे पास अपडेट है, ये 15th फाइनेंस कमीशन के साथ ही कोटर्मिनस है। जब फाइनेंस कमीशन का पीरियड खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि स्कीम का फ्यूचर क्या है। ठीक है। टोटल इसके अंदर 13,848 ग्राम पंचायत भवन का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और 65,345 कंप्यूटर्स का प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है स्कीम नंबर 9। स्कीम नंबर 9 बात करती है एमपी लेट्स स्कीम की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। इसे इनिशियली 23 दिसंबर 1993 में लॉन्च किया गया था, जो देन प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। प्रेजेंट इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री है इसके लिए मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और ई साक्षी पोर्टल है जो इसको एक्चुअली में मॉनिटर करता है। जब फंड्स होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दे दिए जाते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्हें बोला गया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको डेवलपमेंटल वर्क्स कराने हैं। ठीक है। एमपीज टू रिकमेंड डेवलपमेंटल वर्क्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और कभी कभी कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में, आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एम्फेसिस क्या रहेगा? क्रिएटिंग ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स। क्योंकि सरकार जब संसद में बैठी हुई है, संसद में बैठ के वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर तो ले पाएंगे, माइक्रो लेवल पर नहीं ले पाएंगे। माइक्रो लेवल पे जो वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब हमारे एमपीज हैं, उन्हें बोला गया कि आपको वहां पे इस तरह के डेवलपमेंटल वर्क्स कराने हैं जो वहां की नीड्स के हिसाब से हों। तो वो इसका एम ऑब्जेक्टिव में था। द स्कीम एम्स टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, address area specific gaps in infra, promote community welfare in sectors like education, health, sanitation, road, drinking water और public amenities। जो रीजनल imbalances हैं उन्हें रिड्यूस करना है और फोस्टर करना है इंक्लूसिव ग्रोथ को थ्रू टारगेटेड लोकल डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है। ये एम और ऑब्जेक्टिव है एमपी लेट्स स्कीम का। आगे इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें हर एमपी को 5 करोड़ रुपए पर एनम दिए जाते हैं। ये स्कीम 2011-12 से, मतलब ये वाला कॉर्पस चल रहा है कि 5 करोड़ पर एनम एमपीज को उनके एरिया के लिए दिए जाएंगे।
जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब जो अमाउंट खर्च नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वर्क ड्यूरेबल एसेट्स पे फोकस करता है। ड्यूरेबल एसेट्स क्या होते हैं? रोड्स हो गई, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, वाटर सप्लाई है, हेल्थ फैसिलिटीज है। नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा। एमपीज काम को रिकमेंड करते हैं। एमपीज बताएंगे कि उनके एरिया में क्या काम होना है, उन्हें ऐसे किस काम की नीड फील होती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास पैसा जाएगा, वो सैंक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। विद इन 45 डेज ऑफ सैंक्शन टाइमलाइन ये काम शुरू हो जाना चाहिए। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से देखा जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की नीड है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो भी इनकी मंथली, क्वार्टरली या फोर्टनाइटली टाइप की मीटिंग्स होती होंगी, वहाँ बताते होंगे एमपीज को कि लोगों के क्या क्या सजेशंस हैं, उनके असेसमेंट के हिसाब से सिटी में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। ओके। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू 25 लाख पर ईयर कैन बी रिकमेंडेड आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट फॉर नेशनल यूनिटी हार्मोनी प्रोजेक्ट्स। जैसे बीच में आया था कि जब कोविड था तो हर एमपी ने अपने एमपी लेड फंड में से पीएम केयर्स स्कीम के अंदर डोनेशन किया था। वो हायर लिमिट्स फॉर नेचुरल क्लैमिटीज आ रहा था। ठीक है। 1 करोड़ नेशन वाइड फॉर सीवियर क्लैमिटीज। तो अगर 5 करोड़ में से 1 करोड़ दिया तो हर एमपी ने 20% दिया। ये इसकी लिमिट है। मिनिमम एलोकेशन जो होगा इसका वो 15% रहेगा एससी इनहेबिटेड एरियाज में और 7.5% रहेगा एसटी इनहेबिटेड एरियाज में, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एरियाज होंगे या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एरियाज होंगे। पीछे हमने पढ़ा था ई साक्षी पोर्टल। ई साक्षी पोर्टल के थ्रू इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ई साक्षी पोर्टल कौन सी स्कीम के अंदर यूज हो रहा है। दैट इज एमपी लेट्स स्कीम। ई साक्षी पोर्टल क्या करता है? एंड टू एंड सॉल्यूशन देगा फॉर रिकमेंडेशन, सैंक्शन, फंड फ्लो, ये यूटिलाइजेशन वर्ड है, एंड ट्रैकिंग। ठीक है। ये इसके की फीचर्स थे एमपी लेड स्कीम के। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है? जो लोकसभा राज्यसभा के एमपीज है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां के रेसिडेंट्स, विद फोकस ऑन अंडरसर्व्ड रूरल एंड अर्बन एरियाज नीडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्क बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली इन सेक्टर एड्रेसिंग पब्लिक नीड, जैसे जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लोग होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एमपी लोकल डिमांड के बेसिस पर अपना काम रिकमेंड करेंगे कि क्या काम कराना है। एंश्योरिंग ब्रॉड कवरेज फॉर सिटीजन इन देयर एरियाज। फंड्स जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होंगे, नॉन लैप्सेबल होंगे, और जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो अवेलेबल कॉर्पस में ऐड होता जाएगा। मतलब कैश में तो नहीं दिया जाएगा ना, 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट में जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट एक्रूड होगा। हिस्टोरिकल रिलीज की बात करें तो 1993-94 में 5 लाख रुपए निकलते थे, फिर 94-95 में 1 करोड़ किया गया, 98-99 में 2 करोड़ किया गया और 2011-12 में इसे 5 करोड़ कर दिया गया। जो डैशबोर्ड डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि 1.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली काम कंप्लीट हो चुका है और 1.2 लाख से ज्यादा का टर्म, मतलब वो अपने टर्म में चल रहे हैं। ठीक है। ये इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो है। आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? एक नेशनल लेवल ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी मॉस्पी ने 23 जनवरी 2026 को ले मेरिडियन कोची केरला में, जिसमें 120 पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो इसलिए ये पूरी की पूरी स्कीम न्यूज में आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 23 जनवरी को ले मेरिडियन होटल कोची केरला में नेशनल लेवल ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप की गई थी, जिसमें 120 पार्टिसिपेंट्स आए थे। उस वर्कशॉप का जो फोकस था, इस वर्कशॉप का जो फोकस था, दैट वाज डेलिब्रेशन ऑन रिवीजन टू एमपी लेड्स गाइडलाइंस, एनहांसमेंट टू ई साक्षी पोर्टल, कन्वर्जन विद न्यू स्कीम्स एंड स्टेक होल्डर फीडबैक फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। इसलिए ये पूरी की पूरी स्कीम हमारी न्यूज में आ गई है। ऑनगोइंग डिजिटल पुश क्या है? ई साक्षी पोर्टल जो 2023 में लॉन्च किया गया था, उसमें रिवाइज फंड फ्लो किया जा रहा है। ऑनलाइन अथोराइजेशन उसमें कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिलेज हैं वो डिलेज बंद हो जाएंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग की जा पाएगी। क्लियर है? अगली स्कीम पर चलते हैं। स्कीम नंबर 10। स्कीम नंबर 10 क्या बोलती है? फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ, ये एक स्कीम है जिसे 2020 फरवरी में लॉन्च किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चित्रकूट से इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। नोडल एजेंसी है इसकी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। यही नोडल एजेंसी है, यही की कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, जैसे एसएफएसी है जो हमारा ऊपर इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है,
नाबार्ड का भी रोल आ जाता है, एनसीडीसी का भी रोल आ जाता है, नाफेड का भी रोल आ जाता है, और बाकी क्लस्टर्ड बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी आ जाता है। जो आप लोगों में से नाबार्ड के बच्चे हैं, नाबार्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सारी फुल फॉर्म्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओस अक्रॉस इंडिया टू इनेबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू कलेक्टिवाइज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स मिलके इन एफपीओस के लिए एक कलेक्टिव प्रोडक्शन करने के लिए अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, वैल्यू एडिशन होगा और उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग की जाएगी। Scheme aim to enhance farmers' bargaining power, achieve economies of scale, reduction, reduce production and transaction costs, improve access to inputs, credit, technology, and markets, ensure better price realization, promote sustainable and income-oriented farming, contribute to overall socio-economic development and well-being of agrarian communities through supportive ecosystem। ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है पूरा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड होनी चाहिए। आगे चलते हैं। की फीचर्स इसके क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ बेस्ड ऑन जो प्रोड्यूस का जो उस क्लस्टर एरिया का प्रोड्यूस है ना। तो ये स्पेशलाइज कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होगी। जैसे हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, उसी तरह से ये चलेगा कि कहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में अलग अलग डाइवर्स कंडीशन है, क्लाइमेट्स की, सॉइल की, इरिगेशन की, टेम्परेचर की। तो उसमें क्या होता है कि रीजन के अलग अलग हर रीजन के अलग अलग प्रोड्यूस है। आप इधर उत्तराखंड की तरफ या हिमाचल की तरफ चले जाइए, कश्मीर की तरफ चले जाइए, वहाँ पे सेब ज़्यादा होता है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते हैं। यूपी की बेल्ट में देखेंगे वीट होता है, बिहार बंगाल की बेल्ट में देखेंगे वहाँ राइस ज़्यादा होता है। तो उसी के हिसाब से ही एफपीओस बनेंगे। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट सपोर्ट दिया जाएगा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जो सीबीबीओज होते हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट सपोर्ट देंगे एफपीओस को। हैंड होल्डिंग दी जाएगी हर एफपीओ को 5 साल तक। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू ₹18 लाख पर एफपीओ फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट ओवर 3 साल। मैचिंग इक्विटी ग्रांट दिया जाएगा टू ₹2,000 पर फार्मर मेंबर। ठीक है। और इसके लिए जो लिमिट होगी वो 15 लाख पर एफपीओ होगी। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी दी जाएगी अप टू 2 करोड़ पर एफपीओ फॉर प्रोजेक्ट लोन्स फ्रॉम एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो कितनी क्रेडिट गारंटी दी जा रही है? 2 करोड़ पर एफपीओ। फोकस ऑन एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन। वुमेन लेड एफपीओ पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट लिंकेज इस पर रहेगा। प्लेटफॉर्म में इसका 10kfpomis.dac.gov.in ये पोर्टल है। 10kfpomis.dac.gov.in। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ठीक है। टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है? हमने पहले इंट्रोडक्शन से समझ लिया कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात कर रहा है। स्पेशल फोकस वुमेन फार्मर और वुमेन लेड एफपीओ पे काम करेगा। जो क्लस्टर्स होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के या स्पेशल कमोडिटी रीजन पे, उन पे काम करेगा। स्कीम क्या कर रही है? कलेक्टिवाइजेशन कर रही है फार्मर्स का, है ना। छोटे छोटे फार्मर्स को एक बड़ी बिजनेस एंटिटी बना रही है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी बनाएगी, आइदर एज अ कोऑपरेटिव और एज अ कंपनी। बजटरी एलोकेशन क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, टोटल आउटले 6,865 करोड़ रुपए। 2027-28 तक के लिए ओवरऑल आउटले दे दिया है 6,865 करोड़। जो फंडिंग होगी ये एफपीओ की फॉर्मेशन, प्रमोशन, इक्विटी ग्रांट्स, क्रेडिट गारंटी, हैंड होल्डिंग, इन सभी कामों को करेगी। ये पैसा इन सारे कामों में यूज किया जाएगा। यूनियन बजट के अंदर क्या बोला गया है? एज पर आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ अंडर डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है। आउटपुट टारगेट्स क्या होते हैं? आउटपुट टारगेट इंक्लूड मोबिलाइजिंग ऑफ 10 लाख एडिशनल फार्मर्स, इक्विटी ग्रांट अवेल्ड 150 करोड़, क्रेडिट गारंटी फंड 60 करोड़। ठीक है। क्रेडिट गारंटी के लिए 60 करोड़ का फंड दिया गया है, इक्विटी ग्रांट 150 करोड़ की ऑलरेडी अवेल की जा चुकी है। क्लियर। दिसंबर 2031 तक का डेटा आया था, जिसमें मैचिंग इक्विटी ग्रांट डिसबर्स कर दी गई थी 430.77 करोड़। कितनों को? 6557 एफपीओस को। और क्रेडिट गारंटी कवर दिया गया था 662.71 करोड़ 2671 एफपीओस को। तो मैचिंग इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी कवर। मैचिंग इक्विटी ग्रांट कितना दिया गया? 6557 एफपीओस को दिया गया 430.77 करोड़। ये जो डेटा है ना, जो फाइनेंशियल डेटा है, आपसे जब स्कीम की एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है या इसका इम्पैक्ट बोला जाता है, उस इम्पैक्ट में आप ये फिगर्स डालोगे, उस इम्पैक्ट में ये फिगर्स डालोगे। ये पीआईबी पे रिव्यू आता है, ईयर एंड रिव्यू आता है कुछ स्कीम्स का, कुछ स्कीम्स की एनिवर्सरीज पे रिव्यू आता है, कुछ स्कीम्स में जब पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब उसकी अपडेट आती है।
तो वहाँ पे ये डेटा दिया होता है, उसकी प्रोग्रेस, उसकी एनालिसिस सब कुछ वहाँ गिवन होता है उन पीडीएफ पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप में उन पीडीएफ्स को भी शेयर करूँगा जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है, ताकि आप लोगों की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट इसका क्या आया था? जो इसके 10,000 एफपीओ था वो पूरा टारगेट अचीव हो गया था। 2025 में ही इसको अचीव कर लिया गया था। 2026 की रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ पता चली हमें। 1 जनवरी 2026 का जो टारगेट आया था, सॉरी जो अपडेट आई थी, उसमें बताया 56.32 लाख फार्मर रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर एफपीओ, जिसमें से 21.96 लाख वुमेन फार्मर्स हैं और 1175 एफपीओ रजिस्टर हुई हैं जिनके 100% वुमेन मेंबर्स हैं। तो अगर रूरल सेक्टर में विमेन डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं या विमेन अपलिफ्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पे हम लोग ये डेटा नहीं डालेंगे इस स्कीम के नाम के साथ? यही डेटा डालते ही आपका आंसर एक आंसर से हटके एक अच्छे डिस्क्रिप्टिव आंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूड फोकस ऑन हैंड होल्डिंग, मार्केट लिंकेज, वैल्यू एडिशन। ऑनगोइंग डिसबर्समेंट इसका चल ही रहा है। इक्विटी ग्रांट्स और क्रेडिट गारंटी प्रोग्रेसिंग दी जाएगी। वुमेन लेड एफपीओ और क्रॉप स्पेशलाइजेशन पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। क्लियर? अगली स्कीम देखते हैं। स्कीम नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ईसीएमएस। ईसीएमएस 8 अप्रैल 2025 को इसकी गाइडलाइंस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ था। सॉरी, मतलब 8 अप्रैल 2025 को स्कीम लॉन्च हुई थी और गाइडलाइन और ऑनलाइन पोर्टल 26 अप्रैल 2025 को आया था। 1 मई 2025 से इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी कि जो भी इसमें लोग रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ कंपनी वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री क्या है? मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंट मीटी एक ऑनलाइन पोर्टल है, सॉरी मीटी का एक ऑनलाइन पोर्टल है ईसीएमएस, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। एप्लीकेशन अप्रूवल ये सब मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा था और मिनिस्ट्री की ही कुछ एजेंसीज हैं उनके थ्रू। एम ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन। स्कीम में क्या चीज थी? इसमें इसके अंदर हो रहा था जो ग्लोबल वैल्यू चेन है ना, उसे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना था, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना था, मतलब हमारा इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। तो उससे क्या होगा? जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ने लग जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना था। और जब ऐसा करेंगे तो जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं काफी सारे कंपोनेंट्स का, वो इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम हो जाएगी। वही यहाँ मेंशन किया है। टू प्रमोट हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, integrate India's electronic industry with global value chains, reduce import dependence on critical component। और इस सबसे होगा क्या? इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में एक की प्लेयर बन के उभरेगा और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन बजट के अंदर भी आया है इसका नाम, अगर आप लोगों ने बजट वाला वीडियो देखा हो। ठीक है। और इसका टारगेट है कि 500 बिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है 2030-31 तक। 2030-31 तक 500 बिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें बनाना है। की फीचर्स की बात करें, की फीचर्स क्या थे? इसमें टर्नओवर लिंक्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे। तीन तरह से इंसेंटिव दिए गए, टर्नओवर लिंक्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव्स विद पोर्शंस टाइड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, उनके लिए जो अर्ली प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज रेडी थी या जो फर्म्स रेडी थी। इट टारगेट्स प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड रिलेटेड आइटम्स, जैसे मल्टीलेयर पीसीबीज है, कैमरा मॉड्यूल्स हैं, ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स है, कनेक्टर्स हैं, ऑस्किलेटर्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए। 6 साल का इसका टेन्योर था, जिसमें 1 साल का जेस्टेशन पीरियड भी अलाउड था। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये 31-32 तक चल रहा था। तो टोटल 7 साल हो गए ना, टोटल 6 साल हो गए ना। ये 1 साल इसी 6 साल के अंदर इंक्लूडेड है जो ऑप्शनल जेस्टेशन पीरियड है। एप्लीकेशंस और अप्रूवल जो होंगी वो उसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था ईसीएमएस वाला। फोकस ऑन क्लस्टर्ड आर&डी एंड एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स, complement other initiatives like PLI for large scale electronic manufacturing and ISM। इन स्कीम्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो मतलब फर्दर इन्हें सपोर्ट कर रही है। इसका ट्रांचेस में अप्रूवल आएगा, मल्टीपल राउंड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल होंगे, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स के साथ में। क्लियर? ये थ्योरी, ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ना पता हो, एटलीस्ट एक ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए हर स्कीम का। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, पीडीएफ को इसका रीड करेंगे, आप लोगों के टिप्स पे ये चीजें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो वो डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किन चीज़ों में? पीसीबीज में, कैमरा मॉड्यूल्स में, डिस्प्लेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेक्टर्स, सब असेंबलीज या ऐसे ही रिलेटेड कैपिटल इक्विपमेंट।
जो फर्म्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए या इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करा रही हैं, उन फर्म्स को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी ये पूरी की पूरी। ओरिजिनल आउटले जो है इसका जब 2025 में लॉन्च किया गया था तब 22,919 करोड़ का था 6 साल के लिए। बट फर्दर इसको हम लोगों ने रिवाइज कर दिया। रिवाइज कितना कर दिया? जो 22,919 करोड़ को हमने इंक्रीज करके कर दिया 40,000 करोड़ रुपए, जो अभी हमारा लेटेस्ट बजट आया है। ठीक है, प्रोजेक्टेड इंसेंटिव आउटगो कितना है? 41,468 करोड़, जो प्रोजेक्टेड है। मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हो गया, काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ये चीज हमारी बढ़ गई है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम है कि 10,34,000 करोड़ का प्रोडक्शन होगा। 10,34,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया जाएगा ओवर 6 ईयर। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.41 लाख जॉब्स को, जिसमें इनडायरेक्ट जॉब्स भी होंगी। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स होंगे करीब 1.15 लाख करोड़ का, नियरली डबल द इनिशियल टारगेट। जो दिसंबर 2025 में टारगेट था उसका भी डबल जा रहा है। फंडिंग सपोर्ट, इंसेंटिव पे आउट, ये सब इसमें रहेगा। ठीक है, अपडेट क्या आई है इसके अंदर? इसका थर्ड ट्रांच ऑफ अप्रूवल अनाउंस हुए थे, जिसमें 22 प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया था। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुए थे 41,863 करोड़ का। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर या अर्ली 2026 में वो ओवरऑल आया था निकलकर न्यूज में, एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। उसमें बताया कि जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं वो 1,15,351 करोड़ पहुंच चुका है। 1,15,351 करोड़, और जिसका जो प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है वो 10.34 लाख करोड़ का है, और वो 1.41 लाख डायरेक्ट जॉब दे रहा है, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया था, एक आर्टिकल के थ्रू, मतलब न्यूज के थ्रू। यूनियन बजट 2026-27 में क्या बोला? इसके अंदर बोला गया कि आउटलेट 40,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। क्लियर है? स्कीम ने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अट्रैक्ट करा है, मल्टीपल ट्रांचेस में अप्रूवल हुआ है। ये इस स्कीम की एडवांटेज है हमारे लिए कि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर लेकर आना है। नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप और ROSCTL स्कीम से एक साथ आए थे न्यूज में, इसलिए मैंने एक साथ डालने की कोशिश की है। छोटी छोटी स्कीम्स है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्कीम है जो कि 1962 कस्टम्स एक्ट के अंदर चल रही है। इंडिपेंडेंस से पहले भी चलती थी, बट कॉन्टिन्यूसली से अपडेट करते हम लोग गए हैं। रोड टैप स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। 1 जनवरी 2021 को इसको लेकर आए थे। एक MEIS स्कीम थी पहले, उसे रिप्लेस करा इस स्कीम ने। ये स्कीम मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर आई थी, मुझे याद है इसका नाम। ROSCTL रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज, अक्टूबर 7 2019 को लाई गई थी ये स्कीम। ये अर्लियर मीज को इसने हटाया था, किसके लिए? टेक्सटाइल और अप्रैल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम्स हैं ये तीनों। की पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन आर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर DGFT होते हैं, वो की पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। कस्टम अथॉरिटीज, IC गेट, ये इन सब के थ्रू या फिर DGFT के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि न्यूट्रलाइज एम्बेडेड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लेवीज जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल पर होती है, इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। तो बेसिकली हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मोर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ग्लोबली। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक क्या करता है? रिफंड ऑफ कस्टम्स एक्साइज ड्यूटीज ऑन इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, मतलब जो मतलब जैसे हम कोई गुड्स, कोई भी हम लोग ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमें एक्सपोर्ट करना है। अब उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। उन रॉ मटेरियल पे जो भी कस्टम या एक्साइज है वो रिफंड किया जाएगा। ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक में। रोड टैप क्या करता है? रेमिट अनरिबेटेड ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज, मतलब किसी और मैकेनिज्म में वो रिफंड नहीं है, जैसे इसके अंदर जो रिफंड आया वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड सपोर्ट वैल्यू एडिशन। तो उसमें क्या होगा? हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ROSCTL के अंदर क्या होता है? रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज। ये टेक्सटाइल पे, अप्रैल सेक्टर पे फोकस करता था इनिशियली, बट अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इनिशियली ये टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर के अंदर काम करता था। तो ऑफसेट नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, ओवरऑल एम क्या था? यहाँ से ये अलग लाइन है एक्चुअली। ओवरऑल एम है बूस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम, सपोर्ट MSMEs, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स, रिड्यूस कॉस्ट डिसएडवांटेजेस, प्रमोट फेयर प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट वायलेटिंग WTO नॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि WTO नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना है।
उसे वॉलेट करे बिना हमें फेयर प्राइसिंग देनी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है। अगर की फीचर्स की हम लोग बात करें इन स्कीम्स के अंदर, तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या करती है? एक तो ये सारे एक्सपोर्टर्स के लिए है जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए है, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इसमें दो मेन चीज होती है, एक होता है ऑल इंडस्ट्री रेट, एक होता है ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट क्या होता है? फिक्स परसेंटेज रेट होता है जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये किस चीज पर बेस्ड होगा? ऑन एवरेज ड्यूटी इंसिडेंस अक्रॉस द इंडस्ट्री। जो ब्रांड रेट होगा, ये वहां होता है जहां पे AIR अनअवेलेबल या फिर इनसफिशियंट होता है। यहाँ पे एक्सपोर्टर अप्लाई करेंगे विद द प्रूफ ऑफ एक्चुअल ड्यूटीज पेड। तो ऑल इंडस्ट्री रेट एक आपका एवरेज रेट हो जाएगा। ठीक है, और ब्रांड रेट जहाँ पे AIR अनअवेलेबल है वहां पे वो एक्चुअल ड्यूटीज के साथ जाएंगे। बट ये IGST या कंपनसेशन सेस को कवर नहीं करता, ये दो ड्यूटीज लगती है जो इसमें कवर नहीं होती है। ठीक है, क्लेम जो शिपिंग बिल्स के थ्रू प्रोसेस होंगे। ठीक है, क्लेम्स आर प्रोसेस थ्रू शिपिंग बिल्स, और रिफंड जो होते हैं वो कैश में होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। रोड टैप स्कीम के अंदर क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या है? जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफरेबल ई स्क्रिप्ट्स में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उससे फर्दर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए पे कर सकते हो। जैसे आपके वॉलेट में कई बार कैशबैक आता है जो आप उसी वॉलेट में यूज करते हो, सेम वे कुछ इस तरह का होता है ये। जो रेट्स होंगे, दे आर नोटिफाइड एज परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू, और या फिर फिक्स अमाउंट यूनिट पर। ठीक है, ये इसका अपेंडिक्स है जहाँ पे इसका रेफरेंस दिया हुआ था वेबसाइट पे, इसकी हमें नीड नहीं है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट कुछ सेक्टर जैसे टेक्सटाइल एप्रल वो ROSCTL के अंदर है, तो वो रोड टैप में नहीं आते, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए एप्रल के लिए स्कीम अलग चल रही है हमारे पास। अच्छा, फर्दर इट कैन ऑफन बी क्लेम्ड इन एडिशन टू ड्यूटी ड्रॉबैक एज दे कवर डिफरेंट टैक्सेस। ठीक, रॉस्टल के अंदर क्या है, ROSCTL के अंदर ये स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए होती है, जिसमें अप्रैल और गारमेंट्स आते हैं, अदर अप्रैल्स आते हैं या फिर मेडअप्स आते हैं। बेनिफिट जो होते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के अंदर ही ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे कि रोड टैप में होते हैं। दे हेल्प ब्रिज कॉस्ट गैप्स इन हाईली कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर। क्लियर, आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है इन तीनों ही चीजों के लिए, इन तीनों स्कीम्स के लिए? जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स प्राइमरी टारगेट सेगमेंट है इनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये स्कीम होती है। रोडटेप के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 18,232 करोड़ रुपए दिए गए, और यूनियन बजट 2027 के अंदर क्या हुआ कि इसमें उसे कम करके 10,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक का इसका टेन्योर है, बट इसे फर्दर बढ़ाया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो इसका कोई अलग से स्टैंड अलोन एलोकेशन नहीं है इसके लिए। रॉस्टेल की बात करें, इसे हमने रोड टैप के साथ इंटीग्रेट कर दिया था रिसेंटली। अब इसके लिए अलग से बजट हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या आई थी जिस वजह से न्यूज में आई? 15 जनवरी 2026 को CBIC ने क्या करा, जो ड्यूटी ड्रॉबैक रोडटेप और ROSTL है ना, इन्हें जो पोस्टल चैनल्स के थ्रू जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके अंदर भी इसको अप्लाई कर दिया है। बेनिफिट टू गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू पोस्टल चैनल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इससे क्या होगा? दिस बूस्ट MSMEs, आर्टिशंस, स्टार्टअप्स और स्मॉल ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स जो इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजते हैं कुछ भी। रोडटेप को मार्च 31 2026 तक रखा हुआ है। पहले क्या था, सितंबर 2025 की डेडलाइन थी, अब उसको 2026 तक कर दिया है। फर्दर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। DGFT एक्सटेंडेड एनुअल रोडटेप रिटर्न डेडलाइन टू मार्च 31 2026। ठीक है, ये स्कीम थी। स्कीम नंबर 13 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कीम नंबर 13 का नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, CCTS। CCTS के अंदर क्या होता है, डेट ऑफ लॉन्च थी हमारी 28 जून 2023। ठीक है, और इसका जो कंप्लायंस मैकेनिज्म था वो फेज मैनर में 2025 से शुरू किया गया था। फुल स्केल ट्रेडिंग इसकी 2026 में होगी। नोडल मिनिस्ट्री, इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है प्राइमरी नोडल मिनिस्ट्री है नोटिफिकेशन और ओवरसाइट की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के जो इंटेंसिटी के टारगेट्स हैं और उसका कंप्लायंस है वो देखेगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये ओवरऑल स्कीम को एडमिनिस्टर करेगी। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्री है फॉर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के लिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC, ये रेगुलेट्स ट्रेडिंग ऑन पावर एक्सचेंजेस। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट, NSC ICM, ये को चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एनवायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरीज। तो इतनी ढेर सारी बॉडीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपके नाबार्ड के एग्जाम के लिए भी जरूरी है, RBI ग्रेड बी के लिए भी जरूरी है।
क्योंकि अब क्या हो रहा है हमारा ग्रीन हाउस पे, ग्रीन क्लाइमेट फंड पे, जैसे अभी पीछे IRDI का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर सस्टेनेबल ग्रीन फंड के बारे में बात की थी। तो जब हम ग्रीन की साइड में जाते हैं ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे हम लोग जाते हैं कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए, वो हमारे SDG का भी पार्ट है, तो उससे रिलेटेड सारी स्कीम्स हमारी ज़रूरी हो जाती हैं। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी बाय प्राइसिंग एमिशन थ्रू मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। बेसिकली एम यही है, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो हमें कम करना है, और इंडियन इकोनॉमी में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उन्हें भी हमें कम करना है, और उसकी जगह कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, एक तरह का कोटा बन जाएगा। स्कीम establishes the Indian carbon market to incentivize emission reduction in energy intensive sectors। ठीक है, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आपके एमिशंस का रिडक्शन हो रहा है। अलाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, दैट इज 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स एंड नेट जीरो बाय 2070। ये हमारा टारगेट है। ट्रांजिशन फ्रॉम द परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, ठीक है, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम से यहाँ ट्रांजिशन किया जा रहा है। प्रमोट एफिशिएंसी एंड इनोवेशन एंड फैसिलिटेट अ कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे टू डीकार्बोनाइजेशन। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसे भी रोकना है हमें। ठीक है, की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर दो मैकेनिज्म्स हैं। पहला है कंप्लायंस मैकेनिज्म, दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दिस कंप्लायंस मैकेनिज्म, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इन हाई एमिशन सेक्टर्स टू मीट GHG एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स। ठीक है, जो हाई एमिशन सेक्टर्स हैं उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि करना ही करना है। ऑफसेट मैकेनिज्म में नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज के लिए वॉलंटरी है टू जनरेट क्रेडिट्स। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज जो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज है उन्हें सेक्टर स्पेसिफिक GEI टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, TCO2e पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक आउटपुट, ये फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता इसकी क्या है, ये इसकी कुछ यूनिट होती है। अगर आप में से कोई एनवायरमेंटल साइड की स्टडीज वाला हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 2 साल के लिए इनका कंप्लायंस ईयर है इनिशियली। एंटिटीज आउट परफॉर्मिंग टारगेट्स कैन अर्न ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। अंडरफॉर्मर्स को ये परचेस करने पड़ेंगे या फिर पेनल्टी लगेगी। CCC कौन इशू करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करेगा, और उन्हें पावर एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया जाएगा। जैसे याद है हमने जब प्रायोरिटी सेक्टर करा तो मैंने ठीक है, तो मैं तब PSLCs के बारे में आप लोगों को बताया था कि जिनका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं होता वो उसके सर्टिफिकेट्स खरीद लेते हैं। सेम वे, जो अपना कार्बन का एमिशन कम नहीं कर पाएंगे वो उसके सर्टिफिकेट्स खरीद लेंगे, ताकि जो ज्यादा कम कर रहे हैं उन्हें उसका इंसेंटिव भी मिल पाए। इट बिल्ड्स ऑन PAT स्कीम इंफ्रा फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। 9 की सेक्टर्स इसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है कौन से की सेक्टर्स आते हैं। एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरएल्कली, पल्प, पेपर, फर्टिलाइजर्स, आयरन स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रिफाइनरीज और टेक्सटाइल्स। फर्स्ट CCC ट्रेडिंग जो हुई थी वो अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। तो आप ये मानकर चलिए, अगर आपका RBI का मेंस का पेपर अक्टूबर या नवंबर में आता है तो उस समय ये स्कीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो आप आज पढ़ रहे हो। नो लिंकेज विद इंटरनेशनल मार्केट्स येट, पेनल्टीज एनफोर्स बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अभी इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल कोई लिंक नहीं है, और जो पेनल्टीज इनका एनफोर्समेंट का काम होगा वो CPCB के थ्रू होगा। टारगेट ऑडियंस कौन सी है? प्राइमरली तो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है जो हमारी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, अब इन्हीं नॉन डेजिग्नेटेड सेक्टर्स की। इसमें 490 से 800 के अप्रोक्सीमेटली हमारी एंटिटीज हैं, जिसमें रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, सेकेंडरी एल्यूमिनियम, सीमेंट, एल्यूमिनियम, क्लोरल्कली और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है। वॉलंटरी ऑफसेट मैकेनिज्म जो है ये नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज के लिए ओपन है। उसमें नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज भी आ जाएंगी, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स, स्टार्टअप्स, या बाकी जो हैं जो मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्रेडिट जनरेट करना चाहती हैं। जब वो उनके क्रेडिट जनरेट हो जाएंगे तो वो उसे फर्दर बेच सकते हैं CCC की फॉर्म में। इट फोकस ऑन हाई एमिशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू ड्राइव डीप डीकार्बनाइजेशन while सपोर्टिंग ब्रॉडर इकोनॉमिक सेक्टर थ्रू मार्केट इंसेंटिव। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स की इसकी बात करें तो 13 जनवरी 2026 को आया था। इसमें क्या आया था? जो MOEFCC है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने GEI के टारगेट दिए थे इन एडिशनल सेक्टर्स के लिए 208 ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को कंप्लायंस करने के लिए। टोटल 490 एंटिटीज हो चुकी थी, लिस्ट 490 एंटिटीज तक हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज और बताई गई थी लोकसभा के अंदर इसके बारे में कि अक्टूबर 2026 से
इट इज एक्सपेक्टेड कि सीसीसी सर्टिफिकेट्स के ट्रेड शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम आती है इसके अंदर हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है, फिर शॉर्ट में से सिंपली पीएम विश्वकर्मा बोलते हैं। 17 सितंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और इसको पीएम विश्वकर्मा .gov.in नाम के पोर्टल से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एम और ऑब्जेक्टिव इसका क्या काम है? एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइड होलिस्टिक एंड टू एंड सपोर्ट टू द ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल। उन्हें हम लोग विश्वकर्मा बोल रहे हैं इसमें। दे आर इंगेज इन मैनुअल एंड टूल बेस्ड वर्क, इनेबलिंग रिकॉग्निशन, स्किल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉडर्नाइजेशन और मार्केट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल है, उन्हें हमें एंड टू एंड सपोर्ट देना है। ठीक है, वो वाले आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल की बात कर रहे हैं जो मैनुअल और टूल बेस्ड वर्क पर है, ताकि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनका स्किल अपग्रेड किया जा सके, उन्हें फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए और मार्केट इंटीग्रेट उनका किया जाए। द स्कीम एम्स टू एम्पावर दीज आर्टिशंस बाय प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, मतलब विरासत से विकास। विरासत से विकास का क्या मतलब हुआ? जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करना। इंटीग्रेटिंग देम इनटू फॉर्मल मार्केट, ठीक है, विरासत तो हो गया उनकी कल्चरल हेरिटेज, और उन्हें फॉर्मल मार्केट सिस्टम में लेकर आना, ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना, दैट इज विरासत से विकास। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, एनहेंसिंग इनकम थ्रू बेटर टूल्स, क्रेडिट, डिजिटल अडॉप्शन एंड मार्केट लिंकेजेस। और ये माना जाता है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 लाख फैमिलीज को हम लोग अपलिफ्ट करेंगे। 30 लाख फैमिलीज हमें अपलिफ्ट करनी है 18 आइडेंटिफाइड ट्रेडिशनल ट्रेड्स के थ्रू। ठीक, क्या है इसके की फीचर्स? रिकॉग्निशन थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड। पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा। एक फ्री मॉडर्न टूल किट मिलेगी सबसे पहले 15,000 रुपए की फर्स्ट ट्रांच में। स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और फिर एडवांस ट्रेनिंग, और उसमें 500 रुपए का डेली स्टाइपेंड मिलेगा। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का पहली साइकिल में दिया जाएगा 18 महीने में, और उसके बाद 2 लाख रुपए का सेकंड साइकिल में दिया जाएगा। ये कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स होंगे, मतलब इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो 1 रुपी पर ट्रांजेक्शन इन्हें, विद अपर कैपिंग ऑफ 100 रुपीज पर मंथ, इन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। मार्केट लिंकेज सपोर्ट दिया जाएगा। जो फेयर एंड एग्जीबिशंस लगते हैं वहां पे इनके स्टॉल्स लगाए जाएंगे, हाट लगाए जाएंगे। एक हमने अभी न्यूज में आया भी है, आगे बताएंगे अभी कौन सा हुआ था। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर कर रहा है, जैसे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, टेलर, कॉबलर, मेसन, बार्बर, गार्लन मेकर, वॉशरमैन, इस तरह के ट्रेड्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। ये पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मल्टी स्टेज वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे या फिर अर्बन लोकल बॉडी पे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिटीज में। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी इसमें। ठीक है, टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है? जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल्स हैं बट 18 साल से ज़्यादा के हैं, और वो उन 18 में से किसी एक ट्रेड में इंगेज हैं। फोकस होगा मार्जिनलाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का, और ये माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बेनिफिशियरीज ओवर द स्कीम पीरियड हमें करना है, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कीम पीरियड है 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगी। इनिशियल आउटले जो इस 5 साल के लिए किया गया था वो 13,000 करोड़ का किया गया था। 2026-27 के बजट के अंदर 3861 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। पिछली बार 5100 करोड़ थे, इस बार कम करके 3861 करोड़ कर दिया है। पिछली बार का 5100 करोड़ बजट का था, बट उसे रिवाइज एस्टिमेट में देखा कि खाली 4400 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो इस बार कुछ पर्टिकुलर फैक्टर से कम कर दिया है। जो मैं न्यूज आपको बता रहा था, दिल्ली में दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी 18 से जनवरी 31 तक। इसको इनॉग्रेट करा था यूनियन मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी ने। 117 से ज्यादा आर्टिशंस आए थे यहाँ पे अलग अलग स्टेट से। फॉरेन मिशन आए थे 18 कंट्रीज से, जिन्होंने इसको विजिट करा है। जब इतने सारे कंट्रीज से लोग आकर इस हाट को विजिट कर चुके हैं, मतलब ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा आर्टिशंस 100+ बेनिफिशियरीज प्लस स्पाउसेस को इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे परेड में। ये सब इसी स्कीम से लिंक है, इसी न्यूज से लिंक है। वहां से 100 से ज्यादा लोग आए थे, उनकी वाइफ्स आई थी, उनके स्पाउस आए थे, और उन्हें रिपब्लिक डे की परेड में इनवाइट किया गया था। फिर उसके बाद एमएसएमई मिनिस्टर ने 25 जनवरी को एक डिनर भी होस्ट किया था इनके साथ में। 22 जनवरी तक की जो अपडेट आई थी उसमें था कि 2.72 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से 30,000 आर्टिशन रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम हुए थे एजवाल में, मिजोरम में।
ऐजवाल और मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम किए गए थे और आउटरीच इसका कंटिन्यू किया गया। और इसमें जो विरासत से विकास है इसे पीआईबी पर भी हाईलाइट किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। इसके अंदर क्या है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन करनी है। तो ये एक्चुअली में कोई स्कीम नहीं है बट एक कैंपेन है जो इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम के लिए। 27 नवंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। 100 डेज इंटेंसिव स्पेशल कैंपेन थी जो दिसंबर 4 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक, कहाँ पे लॉन्च किया, एक इवेंट हुआ था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री है। एम ऑब्जेक्टिव क्या था, इरेडिकेट करना है चाइल्ड मैरिज को अक्रॉस इंडिया बाय क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस, मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज, स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट, प्रमोटिंग एजुकेशन, स्किलिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। कैंपेन जो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पर बना हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 उससे लिंक है। 5.3 क्या बोलता है, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो अब ये स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से डायरेक्टली लिंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के सिलेबस का पार्ट है, तो ये स्कीम हमारी इंपॉर्टेंट हो गई है। इट सीक्स टू रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 10% by 2026 and make India completely child marriage free by 2030 through multi-sectoral collaboration, community engagement, timely reporting, parental family involvement and protection of at risk girls। जैसे जो स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये एम और ऑब्जेक्टिव है हमारे इस कैंपेन का। की फीचर की बात करें तो इंटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होगा अक्रॉस अर्बन रूरल एरियाज में। ठीक है, लोग प्लेज लेंगे इसके अंदर, आईईसी को यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन को, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करेंगे। थीमेटिक स्पेल वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक स्पेल 1 होगा जो कि नवंबर 27 से दिसंबर 31 2025 तक है। फिर एक स्पेल 2 होगा जो जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक है। जो पहला स्पेल है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल्स पर होगा जहाँ पे डिबेट एसेस प्लेजेस कराए जाएंगे। जो दूसरा स्पेल है उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेजमेंट किया जाएगा, टेम्पल्स में, मॉस्क में, फेथ लीडर्स के साथ, मैरिज रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, टू डिस्करेज चाइल्ड मैरिज एंड डिस्प्ले आईईसी मटेरियल। फिर सब्सिक्वेंट स्पेल्स होते रहेंगे, कंटिन्यूड फोकस रहेगा एजुकेशन, एनफोर्समेंट और एम्पावरमेंट में। कैंपेन को रन किया जाएगा मार्च 8 2026 तक। ठीक है, डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा इस तरह की इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है सीएमपीओ, इनके रोल को स्ट्रेंथन किया जाएगा। मॉनिटरिंग की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हाई परफॉर्मिंग एरियाज को अवॉर्ड किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन और सपोर्ट फॉर एट रिस्क एडोलेसेंट गर्ल्स, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या वल्नरेबल गर्ल्स हैं, उन्हें एजुकेट करके, स्किलिंग करके और एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स उन्हें दिए जाएंगे। नेशन वाइड प्लेज ड्राइव्स होंगी सिटीजन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अगर आप लोग वैसे भी देखते हैं कि कहीं पे चाइल्ड मैरिज हो रही है आपके नोन में, आपके आसपास में, प्लीज इस चीज पे स्टेप लीजिएगा। बीइंग एजुकेटेड, बीइंग रिस्पॉन्सिबल आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कंट्री के जो भी हमारे आसपास की छोटी बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद होने से हम लोग रोकें। आप लोग विश्वास से भी जुड़े हैं तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, किसी भी लड़की का इस चीज में, चाइल्ड मैरिज में पढ़ के फ्यूचर बर्बाद मत होने दीजिएगा अपने आसपास। टारगेट ऑडियंस क्या है, चिल्ड्रंस है स्पेशली जो 18 साल से छोटे हैं, अडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो कि चाइल्ड मैरिज के रिस्क पर हैं। ये इसका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है। फोकस हाई प्रिविलेंस एरियाज में जो रूरल या लो इनकम होते हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होते हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो क्योंकि ये कोई स्टैंडअलोन स्कीम नहीं है कैपिटल आउटले के साथ, बाल विवाह मुक्त भारत जो एक नेशनल अवेयरनेस और मोबिलाइजेशन कैंपेन है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से डायरेक्ट इसकी फंडिंग आती है। 100 डे इंटेंसिव फेज है इसका, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो गया, पोषण अभियान हो गया, वहां से इसके लिए रिसोर्सेज आएंगे। ठीक, लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो इसका स्पेल 2 शुरू हुआ है जनवरी 1 से 31 का, इसलिए ये इस स्कीम न्यूज में आ गई है ऑलरेडी। फोकस ऑन एंगेजमेंट विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फेथ लीडर्स, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, मैरिज रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स। फरवरी के अंदर हमें पता चला है कि अवेयरनेस प्रोग्राम रीच ओवर 6 करोड़ सिटीजन नेशन वाइड। 28 लाख से ज्यादा लोगों ने प्लेज लिया है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, जो कि ऑलरेडी डेडिकेटेड पोर्टल पर रजिस्टर हो गया है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंगेजमेंट नोटिस किया गया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नोटिस किया गया है। कैंपेन ने जनवरी की हाइलाइट्स शो करी थी। एम्स रिफॉर्म टू रिड्यूस प्रेवलेंस बाय 10% एंड 2026 एंड चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बाय 2030। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अक्टूबर 2020 में जब कोविड आया हुआ था, तब इस स्कीम का नाम था स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अब हम इसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है डीओई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो इसकी की इंप्लीमेंटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी थी। स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी मशीनरी थी और पीएफएमएस था। पीएफएमएस होता है हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एम ऑब्जेक्टिव क्या था? जो स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे बूस्ट करना था, इकोनॉमिक रिकवरी को स्टिमुलेट करना था, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना था और प्रोडक्टिव कैपेसिटी करनी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करना था और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एसेट्स बनाने थे। दो चीजें होती हैं, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्राउड इन के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में लेकर आना है, क्राउड आउट में क्या होता है, वो पैसा मार्केट से हटा लिया जाता है। स्कीम ने क्या करा? स्कीम ने 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात करी स्टेट्स को। इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल का, एक्सक्लूसिवली फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 2.4% ऑफ जीडीपी, मतलब हायर साइड पर बना रहे। और इंसेंटिवाइज रिफॉर्म्स इन की सेक्टर्स, सपोर्ट इंफ्रा डेवलपमेंट बियॉन्ड फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। एम क्या था इसका? फर्दर जो सप्लाई साइड कैपेसिटी थी उसे बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना। एस्टिमेटेड था ₹3 जीडीपी पर ₹1 स्पेंट ऑन कैपेक्स। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट आना था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब स्टेट्स एसेट क्रिएट करती हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एसेट्स बनाने थे। की फीचर्स क्या थे? इसके अंदर 50 साल की मैच्योरिटी का एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा था, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। फंड्स होते हैं एक्सक्लूसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए थे, जैसे इंफ्रा के लिए या फिर एसेट क्रिएशन के लिए। कोई रेवेन्यू यूज नहीं था। रेवेन्यू यूज एज इन जो डे टू डे खर्चे होते हैं स्टेट्स के, उसमें यूज नहीं होना था। स्टेट्स के रेगुलर खर्चे यूज नहीं होने थे। इसको दो मेन पार्ट्स में एलोकेट किया गया था। पहला था अनटाइड अनकंडीशनल फंड, जो कि टैक्स डेवोल्यूशन शेयर पर था। फिर दूसरा था कंडीशनल रिफॉर्म लिंक इंसेंटिव। ये क्या था? ये माइनिंग, अर्बन प्लानिंग, पावर, रोड सेफ्टी, डिजिटाइजेशन, इन सेक्टर्स के साथ इसे लिंक किया हुआ था। तो इसमें प्रोसेस में क्या था? स्टेट्स अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट ऑनलाइन सबमिट करेंगी पीएफएमएस पर, ये इसको पीएफएमएस पर करना था इन्हें। ठीक है, फंड्स इंस्टॉलमेंट में रिलीज होंगे अपॉन अप्रूवल एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, फिर इंसेंटिव्स मिलने थे रिफॉर्म्स के लिए, जैसे अगर इन सेक्टर्स में कोई भी रिफॉर्म लिया गया है तो उसमें इंसेंटिव्स मिलने थे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसको एनहेंस किया गया। फिर क्या किया? इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए इन्हें फर्दर एनहेंस किया गया। अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और एनुअली जो गाइडलाइंस आती हैं, अप्रैल मई 2025-26 में गाइडलाइंस आई थी कि स्टेट्स को उन गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और 2020-21 से तब से लगातार चल रहा है। पॉजिटिव स्टेट रिस्पॉन्स भी मिला है इसमें। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो भी हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो इसका पार्ट है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो 100% सेंट्रल फंडिंग होगी, तभी स्टेट्स को लोन दिया जाएगा। बट ये लोन देने की बात करिए, ग्रांट नहीं है। स्टेट्स को 50 साल में या 50 साल के बाद लोन वापस भी करना है। आउटले जो था वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। पहले 12,000 करोड़ था साल 2021 में, और अब ये 1.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो इतना ज़्यादा पैसा इसमें डिसबर्स हो चुका है। 4 जनवरी 2026 तक जो टोटल डिसबर्समेंट हुआ है इसका, वो है 83,595 करोड़। और ये सिर्फ इसी साल में हुआ है 25-26 में, 4 जनवरी तक का जो एनुअल एलोकेशन था उससे 56% ज़्यादा, सॉरी 56% ऑफ एनुअल एलोकेशन। और ये माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। जो क्यूमुलेटिव हुआ है टोटल अब तक, दैट इज इतना 4,24,225.95 करोड़ स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर 2025 तक रिलीज हो चुका है। आसाम को 17,104 करोड़ मिला है पिछली बार। मेघालय को 6,523 करोड़ मिला है जनवरी 2026 तक। ठीक, लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो हमने देखा था कि 83,595 करोड़ अमाउंट डिसबर्स हो चुका है, जो कि 56% था इसकी उसका। ईयर एंड रिव्यू आया था जिसके अंदर बताया गया कि स्टेट जो थी, ठीक है, वो 2.4% ऑफ जीडीपी क्रिएट कर रही है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बना रही है इंटरेस्ट फ्री लोन्स की हेल्प से। और उसके अलावा ये भी बताया गया है इसके अंदर कि आसाम को इतना और मेघालय को इतना पैसा मिल चुका है इसमें। सो दैट्स वाज ऑल इन दिस वीडियो।
17 नंबर की स्कीम यहाँ पे अब हम डिस्कस करना शुरू होंगे, जो कि डीबीटी स्कीम से हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था इसे। जो हमारे गवर्नमेंट वेलफेयर डिलीवरी थी उसकी री इंजीनियरिंग करी गई थी। एम ये था कि जो बीच में मिडिल मैन होते हैं या जो बीच में लीकेजेस होती है वो एलिमिनेट करना है, सरकार के पास से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास पैसा जाना चाहिए। प्लानिंग मिशन ने डीबीटी मिशन क्रिएट करा था। डीबीटी मिशन जो है ये आता है अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इन पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो डायरेक्टली इसको देखते हैं। और पीएफएमएस जो सिस्टम है हमारा अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, वो कोर प्लेटफॉर्म देता है। एम क्या था? टू री इंजीनियर गवर्नमेंट वेलफेयर डिलीवरी बाय ट्रांसफरिंग सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड एंटाइटलमेंट डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। ये जैम ट्रिनिटी को यूज करता है। जैम ट्रिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। सीमलेस रियल टाइम मनी ट्रांसफर होता है, प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और अचीव सिग्निफिकेंट सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट वाइल एनहेंसिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इतना तो। आगे चलते हैं। की फीचर्स की इसकी बात करें तो इसमें डायरेक्ट आधार लिंक बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, पीएफएमएस से रियल टाइम पैसा जाएगा। कैश ट्रांसफर्स को भी कवर करेगा, जैसे पेंशन, फार्मर इनकम सपोर्ट या फिर एलपीजी सब्सिडीज थी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं। जो मल्टीपल या डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज करते थे वो सारी हट जाएंगी, डी डुप्लीकेशन होगा और घोस्ट अकाउंट्स को एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सीडिंग कर रहे हैं। ओवर 966 टोटल स्कीम्स है जिनको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जैसे मनरेगा, पीएम किसान पहल, एनएसएपी, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 966 स्कीम्स है जो डीबीटी के साथ इंटीग्रेट कर दी गई हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, जैसे डीबीटी ओपन हाउस, सीआरएम, इस तरह का सब कुछ इसका पार्ट बन रहा है। लीकेज रिडक्शन होगा इसमें, तो उसमें सेविंग्स हो जाएंगी। क्यूमुलेटिव सेविंग जो मानी गई है अब तक, वो मानी गई है कि 4.31 लाख करोड़ की क्यूमुलेटिव सेविंग्स हो चुकी हैं। प्लेटफॉर्म्स है जैसे पीएफएमएस, ई साक्षी, इस तरह की स्कीम्स के साथ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, और स्कीम स्पेसिफिक पोर्टल्स जो हैं अलग अलग, उनके साथ भी एंड टू एंड ट्रैकिंग के लिए है। अगर टारगेट ऑडियंस की बात करें तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की जो भी बेनिफिशियरीज है वो उसकी टारगेट ऑडियंस है, इंक्लूडिंग पुअर हाउस होल्ड, फार्मर्स, रूरल वर्कर्स, एलपीजी कंज्यूमर, सीनियर सिटीजन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन, लो इनकम फैमिलीज। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात करें तो टोटल क्यूमुलेटिव बजट है, क्योंकि कोई एक फिक्स स्कीम का नाम नहीं है डीबीटी, मल्टीपल स्कीम्स के लिए एक फैसिलिटी है। तो टोटल क्यूमुलेटिव जो डीबीटी ट्रांसफर्स हुए हैं जनवरी, सॉरी, हाँ वो ईयरली 2026 तक, दैट इज 49 लाख करोड़। डीबीटी भारत डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है। दिसंबर 2025 तक 2.87 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं हमने थ्रू 210.56 करोड़ ट्रांजैक्शन अक्रॉस 966 स्कीम। ये डेटा जो है 2025-26 का डेटा है, और ये जो ऊपर वाला डेटा है ये अब तक का क्यूमुलेटिव डेटा है। एस्टिमेशन गेन सेविंग्स की बात करें तो 4.31 लाख करोड़ का लीकेज रिडक्शन किया गया है, डीबीटी पोर्टल पर यह बात बताई गई है। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करें तो बजटरी एस्टिमेट 2026-27 की बात करें तो पीएम सूर्य घर स्कीम के लिए 22,000 करोड़ का, पहल स्कीम का 1500 करोड़ का इन रिसेंट ईयर ये हुआ है। क्लियर? लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ईयर एंड रिव्यू आया था जिसमें बताया था कि पीएफएमएस इनेबल्ड डीबीटी फॉर 966 स्कीम्स। पीआईबी की वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज पड़ी है, आप चाहें तो फर्दर डिटेल्स के लिए वहां से रेफर कर सकते हैं। 2.8 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए, 210.56 करोड़ ट्रांजैक्शन में टिल दिसंबर 2025 तक। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल डेटा इंटीग्रेशन इसके अंदर आया है। मेजर स्कीम की परफॉर्मेंस दिसंबर 2025 तक की बताइए, ये मनरेगा की, पीएम किसान की, पहल की, एनएसएपी की, पीएमएवाई रूरल की और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की। फिगर्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बताया है कि सिटीजन सेंट्रिक इंसेंटिव्स रहे हैं इसके अंदर। डीबीटी रीजनल कॉन्क्लेव्स हुई हैं, वर्कशॉप्स कराई गई हैं मल्टीपल स्टेट्स में। डीबीटी ओपन हाउस सेशंस कराए गए हैं, 476 सेशन हुए जिसमें इतने इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। क्यूमुलेटिव ट्रांसफर 49 लाख करोड़ का हुआ है, जो डेटा डीबीटी भारत डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर की स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम वीबीआरवाई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसे 1 जुलाई 2025 को लॉन्च करा गया था, और ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ईपीएफओ सिस्टम्स के थ्रू। यूएन लिंक किया जाएगा, ईसीआर फाइल की जाएंगी। यूएन होता है यूनिवर्सल
अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है ये, इन कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। एम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स। ये इसका एम ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो गया। स्कीम क्या करती है? जो सस्टे ना क्रिएशन ऑफ सस्टेन्ड एडिशनल जॉब्स को इंसेंटिवाइज करती है। फर्स्ट टाइम एंट्रेंस जो होंगे फॉर्मल वर्कफोर्स में उनको इंसेंटिवाइज करेगी। रिड्यूसेस लर्निंग कर्व बैरियर्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज एंड अलाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। तो आप ये देखिए, एक सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा विकसित भारत 2047 के लिए मैं, क्योंकि हम लोग काफी सारी स्कीम पर देख रहे हैं कि वो इस मिशन के साथ अलाइन है। तो हो सकता है एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए कि विकसित भारत 2047 इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने या अलग अलग मिनिस्ट्री ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसके बारे में बताने के लिए, वो हम लोग अलग से करेंगे। पार्ट ए की इसकी बात करें, की फीचर्स इसके हैं। इसका पार्ट ए है सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज और पार्ट बी है सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो एम्प्लॉयज की बात हो रही है यहाँ पे जो ईपीएफओ वाले हैं, जो ईपीएफओ में काम नहीं, जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं विच आर रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ। तो तो पार्ट ए के अंदर क्या है? वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए का, इक्विवेलेंट टू 1 मंथ ईपीएफ वेज। ठीक है, जो ईपीएफ के लिए वेज कैपिंग है 15,000 रुपए की, तो अप टू 15,000 रुपए जो भी आपकी सैलरी है वो आपको वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं। क्लियर? दो दो इंस्टॉलमेंट में से डिसबर्स किया जाएगा 7,500 7,500 की, और ये उन्हें लिया जाएगा जो 1 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी ले रहे हैं। तो 7,500 करके दो इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा, है ना। और बट इसमें कंडीशन क्या है? कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय ईपीएफओ पोर्टल। ईपीएफओ पोर्टल पे एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होगा, उसका कंप्लीशन करना मैंडेशन होगा। पार्ट बी क्या बोलता है कि इसमें 3,000 रुपए पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉय इंसेंटिव दिए जाएंगे एम्प्लॉयर को, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज आर सस्टेन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब 2 साल तक ये दिया जाएगा, बट एम्प्लॉय एटलीस्ट 6 महीने तक सस्टेन रहना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैब्लिशमेंट्स के लिए इसे 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। एलिजिबिलिटी जो टाई है इसकी, वो ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन से टाई होगी, यूएन जनरेशन होगी जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन किया जाएगा उमंग ऐप पर, एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। रजिस्ट्रेशन पीरियड इसका 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 है, दैट मीन्स 2 ईयर्स का है। तो इन 2 साल में जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी ये उसके लिए बात हो रही है। फर्दर फोकस ऑन एडिशनलिटी अबव बेसलाइन एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया पे भी इसका फोकस रहेगा कि जैसे एम्प्लॉयर्स है जिनके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, और जो बाकी पोर्टल्स है जैसे ई श्रम, इस तरह की स्कीम के साथ भी कन्वर्जेंस रहेगा। पोर्टल इसका ये रहा, pmbbry.labor.gov.in, ईपीएफओ का पोर्टल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो एम्प्लॉयज में तो वो एम्प्लॉयज हो गए जो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है फॉर्मल वर्कफोर्स में इस पीरियड के अंदर और जिनकी सैलरी लेस देन 1 लाख रुपए पर मंथ है। एम्प्लॉयर्स की बात करें तो जो भी ईपीएफओ कवर्ड एंटिटीज है वो इसके एम्प्लॉयर्स के अंदर आ जाते हैं। टारगेट इसका क्या था? टारगेट था कि 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज और 2.59 करोड़ एडिशनल जॉब्स ओवरऑल इसका टारगेट है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 99,446 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 31-32 तक, इतने टाइम के लिए ये एक ओवरऑल आउटले कर दिया गया है। स्कीम क्या कर रही है? एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग 3.5 करोड़ जॉब्स ओवर 2 ईयर्स, जो रजिस्ट्रेशन विंडो है उसमें। डिसबर्समेंट इसका ईपीएफओ के थ्रू होगा। 31 दिसंबर 2025 का इसका ईयर एंड रिव्यू आया था जिसमें पता चला था 2.07 मिलियन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला है। 1.64 लाख एम्प्लॉयर्स ने इंसेंटिव्स अवेल करे हैं। 2.35 लाख एस्टेब्लिशमेंट ने रजिस्टर कराए। तीन चीजें आई हैं दिसंबर के रिव्यू में। पहला, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज कितने हैं? 2.07 मिलियन। 2.07 मिलियन का मतलब है कि 20,70,000 एम्प्लॉयज, 1.64 लाख एम्प्लॉयर्स और 2.35 लाख एस्टेब्लिशमेंट। लेटेस्ट अपडेट इसकी ये निकल कर आई थी हमारे पास, अभी जनवरी की अपडेट्स आई थी। ठीक है, जनवरी में ये अपडेट्स आई थी, पीआईबी की रिलीजेस थी। इसमें था स्कीम्स एक्टिवली प्रमोट एम्प्लॉयमेंट विद इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइमर एंड एम्प्लॉयर्स इतना 60.49 लाख बेनिफिशियरीज अंडर प्रीडेसर ABRY रेफरेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 20.70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज बेनिफिटेड, 1.63 लाख एम्प्लॉयर्स अवेल, 2.35 लाख एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल।
और इसका एम्फेसिस मैन्युफैक्चर सेक्टर में किया जा रहा था, जिसमें इंसेंटिव्स को 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं। 10 साल पूरे होने पे इसका डिकेड सेलिब्रेशन हुआ था, इसलिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की न्यूज़ है और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। एम ऑब्जेक्टिव क्या है? कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर, build a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India, ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। तो बेसिकली आपको स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, इसीलिए नाम ही स्टार्टअप इंडिया है। इनिशिएटिव फोकसेस ऑन नर्चरिंग इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस, ईजिंग रेगुलेटरी बर्डन्स, प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट। क्लियर? बेसिक थ्योरी है, आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है यहाँ पे। की फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है। पहला, DPIIT रिकॉग्निशन होगा। जो भी आपके एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनका DPIIT रिकॉग्निशन होगा। स्टार्टअप वो जिनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, बट इसे रिसेंटली एक न्यूज़ में 200 करोड़ कर दिया गया है, इसकी लिमिट को 200 करोड़ कर दिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, अब ठीक कर दीजिएगा इसको अपने पास। मैं PDF जो शेयर करूंगा उसमें से 200 करोड़ कर दूंगा एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए जिनका टर्नओवर 200 करोड़ है, अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, फोकस्ड ऑन इनोवेशन। ठीक है, टैक्स बेनिफिट इसके अंदर दिया जा रहा था फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। ये जो 10 ईयर्स वाली बात है ना यहाँ पे, इसमें भी डीप टेक के लिए शायद वो 20 ईयर्स कर दिया है। करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें इनकम टैक्स एग्जाम्पशन दिया जाएगा 3 साल के लिए, कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जाम्पशन दिया जाएगा, और लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ईजियर कंप्लायंस रहेगा इसमें, दैट मीन सेल्फ सर्टिफिकेशन रहेगा 6 लेबर लॉस के लिए और 3 एनवायरमेंटल लॉस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ सर्टिफिकेशन 6 लेबर लॉस का है और 3 एनवायरमेंटल लॉस का है। IPR फास्ट ट्रैकिंग होगी, जो पेटेंट एग्जामिनेशन और एक्सपीडिट ये उसका प्रोसेस होता है। फंडिंग सपोर्ट की बात करें तो अलग अलग फंड्स हैं, जैसे फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है 10,000 करोड़ का, जो कि सिडबी के पास है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है। तो ऐसे अलग अलग तरह की फंड्स और स्कीम्स हैं इसके लिए। अदर इंसेंटिव्स क्या है? एक्सेस टू गवर्नमेंट टेंडर्स, मेंटरशिप, इंक्यूबेशन, एक्सलेरेशन प्रोग्राम। अलग अलग इसमें प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव लिए गए, जैसे नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेशन, चैलेंजेस, ऑनलाइन कोर्सेज, इन्वेस्टर कनेक्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। डिजिटल इकोसिस्टम है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए PLI और अटल इनोवेशन स्कीम के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। टारगेट ऑडियंस इसके लिए क्या है हमारे पास? जो इनोवेटिव स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, जो प्राइमरली अर्ली स्टेज में है या इनोवेशन ड्रिवन एंटिटीज में, यूथ है, स्टूडेंट्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के इंडिविजुअल्स हैं, या फिर MSMEs हैं जो स्केलेबल मॉडल्स में खुद को ट्रांजिशन करने में लगी हुई हैं। टारगेट ब्रॉड कवरेज थी इसकी कि इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाया जाएगा विद ओवर 1.28 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स अर्ली 2026 तक। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, कोई सिंगल स्कीम नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे फंड ऑफ स्टार्टअप है 10,000 करोड़ का कॉर्पस है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है 945 करोड़ की। यूनियन बजट 2026 के अंदर भी आया कि एक एनहेंस सपोर्ट दिया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड, 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा शक्ति फंड, 20,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप टू सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। ये सारे फंड्स वो हैं जो आपको अभी बजट के अंदर बताए गए। बजट के अंदर जब ये चीजें आ गई हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल हो गए हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो 1.97 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है एज ऑफ अक्टूबर 2025। ये जो फंड ऑफ फंड स्कीम, चाहे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इनको भी यूज कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट इसकी यही थी कि नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया 2026 16 जनवरी को, जिस दिन इसके 10 साल पूरे हुए। मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ द 10 ईयर ऑफ स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, इसमें बताया गया 1.28 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, 349,256 से ज्यादा यूजर्स है जो पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 1.97 लाख एंटिटीज रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं एज ऑन अक्टूबर 2025। क्लियर? 20th स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMY, जिससे हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है ये, और नोडल एजेंसी इसके लिए अलग से कोई नहीं है, बट जो स्टेट और UT की गवर्नमेंट्स होती हैं या आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं या PMY का पोर्टल है, वही उन्हीं के थ्रू ये इम्प्लीमेंट की जाती है।
एम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड पार्शियल कंपनसेशन फॉर वेज लॉस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में PWL बोलते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। इनेबलिंग देम टू टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, प्राइमरली पहले बच्चे के लिए। टू improve health seeking behavior among PW and LM, promote better maternal and child health, nutrition, early registration of pregnancy, antenatal care, institutional delivery, registration of birth and early and exclusive breastfeeding. ये इसका एम ऑब्जेक्टिव है। To encourage positive behavioral change towards the girl child by providing additional incentives if the second child is a girl, contributing to improved sex ratio and girl child welfare. ठीक है, बेसिक है, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है यहाँ पर। की फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का सामर्थ्य कंपोनेंट है, उसके अंदर ये स्कीम आती है, ठीक है। इसमें कैश इंसेंटिव्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अगर पहला बच्चा होता है फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड 5,000 रुपये दिए जाएंगे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि अलग अलग कंडीशन पे लिंक है कि प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन है, एंटीनेटल चेकअप है 6 महीने के बाद, या चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन है, तो इसके हिसाब से 2 या 3 बार में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर सेकंड चाइल्ड होता है, सेकंड चाइल्ड के केस में अगर वो लड़की होती है, उस केस में 6,000 रुपये की एक किस्त दी जाएगी आफ्टर बर्थ एंड कंप्लीशन ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विद इन 14 वीक्स, ठीक है। एक एक इंस्टॉलमेंट पे सेकंड चाइल्ड के टाइम पे ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले बच्चे के लिए 5,000, दूसरे बच्चे के लिए 6,000। इसमें कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है ये, अलाइन विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोविजंस। The scheme is already aligned with National Food Security Act provision. It is a part of Mission Shakti Samarthya component. Implemented by PMMY Soft Portal, जिसे 2023 में लॉन्च और अपडेट किया गया है फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। हेल्पलाइन ये है इसकी 14408। हेल्पलाइन नंबर भी अपनी नॉलेज के लिए हम लोग रख सकते हैं, मे भी एग्जाम में आ जाए, यूजुअली नहीं पूछता, बट देन वी नेवर नो। टारगेट बेनिफिशियरीज इसकी क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस के हैं, प्राइमरली फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड इन द फैमिली एंड एडिशनल फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड। वुमेन जो 19 ईयर से ज़्यादा की हैं विद सम फ्लेक्सिबिलिटी, बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जिन्हें उस तरह के बेनिफिट्स ऑलरेडी कहीं और मिल रहे हैं, वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती हैं, वो इसका पार्ट नहीं होते, क्योंकि स्कीम इटसेल्फ सामर्थ्य वर्टिकल में है, अलग से बजट नहीं होगा। जो भी मिशन शक्ति का और इन वर्टिकल्स का बजट होगा, उसी में से ही कुछ पार्ट इन स्कीम में दिया जाता है। कुछ स्कीम्स का डायरेक्ट बजट होता है, कुछ स्कीम जो किसी मिशन का या पार्ट या सब पार्ट होते हैं, उनके लिए सेपरेट बजटरी एलोकेशन नहीं होते हैं हमारे पास। लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि 1 जनवरी 2026 को स्कीम के 9 साल पूरे हुए हैं। तो दिस इज द रीजन ये हमारी जनवरी के न्यूज़ में आई है। पता चलता है इस दिन कि 4.05 करोड़ बेनिफिशियरीज को मैटरनिटी बेनिफिट्स दे दिए गए टिल मिड 2025, जिसको पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, और एक क्यूमुलेटिव था। ऑनगोइंग एनरोलमेंट्स ऑलरेडी चल रहे थे 25-26 के, जिसमें 59 लाख बेनिफिशियरीज देखे गए और उन्हें 2022 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2022 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं टिल जनवरी 2026। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला? जो PMMBY है उसे मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट बनाया जाएगा वाया प्रगति प्लेटफॉर्म। तो एक प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे आगे चल के फ्यूचर में कभी, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, उन्होंने बताया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल भी कितना अच्छा है। 60,000 ग्रीवियंस आई थी, 85% उसकी ऑलरेडी सॉल्व हो गई हैं। ग्रीवियंस को लेट 2025 तक हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है, इतनी ज़्यादा ग्रीवियंस को, और एवरेज हम लोग 19 पर डे रेजोल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, विद एवरेज 19 डे रेजोल्यूशन। अवेयरनेस सेशन और वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, जैसे रिसेंटली सिक्किम में हुई है इसके लिए एक अवेयरनेस सेशन और वर्कशॉप, फरवरी 2026 में हुई थी, जो स्कीम को और उसकी हेल्पलाइंस को साथ साथ प्रमोट कर रहे हो। जो अलग हेल्पलाइंस है वुमेन्स के लिए, उसे भी स्कीम के साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मेन चैनल है RBI ग्रेड बी का टेलीग्राम चैनल, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, किसी स्कीम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं वहाँ पे ऑडियो मैसेजेस के थ्रू आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये बाकी मेरा चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये चैनल डेडिकेटेड चल रहा है RBI असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू के गाइडेंस प्रिपेयर करते हैं, और ये विश्वास का मेन टेलीग्राम चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।